हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद इंडिया में कैसे उत्पन्न हुई। पहले चैप्टर में आपके क्लास 10 हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हाउ डिड राष्ट्रवाद की भावनाएं इमर्ज इन यूरोप, है ना। कैसे जो है वहां पर लोगों को रियलाइज हुआ कि एक ही लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों को एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। कैसे वहां राष्ट्र की भावना उत्पन्न हुई और यही राष्ट्र की भावना कैसे उत्पन्न होती है भारत में, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आज का दिन भी बड़ा शुभ है इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आज आए आपके 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स, है ना। और वही इलेक्शन आज पॉसिबल हुए हैं क्योंकि हमारे इतने फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया एज ए नेशन के लिए लड़ाई की है। इंडिया नेशन, इंडिया वो वाला इंडिया नहीं। ऑलराइट, सो वेलकम गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। कैसे हो आप सब लोग। हाय हर्षिता, हाय विनोद, हाय स्वीट, हाय मनस्वी, हाय हाय हाय। कैसे हो डूइंग वेल, डूइंग गुड। यस यस, इतने दिनों के बाद, हाँ काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आई वॉज इन चेन्नई, राइट। ऑलराइट, यस, नेशनलिज्म इन इंडिया। पता है ये वाला चैप्टर इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स टू टीच, क्योंकि पहला तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है ना। ये वाला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर अगर आपको नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत डिफिकल्ट लगा था, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा था, ऑल्दो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है वो भी, तो ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया लगेगा दो रीजंस की वजह से। पहला, ये बहुत नया नहीं है, आपने इसके बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा है, तो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। और दूसरा इसलिए क्योंकि ना इसके आपने कोई ना कोई मूवी हमारे राष्ट्र स्ट्रगल, हमारे नेशनल फ्रीडम के बारे में पढ़ी ही होगी, तो या देखी होगी, है ना। बुक पढ़ी होगी, नॉवेल पढ़ी होगी या फिर मूवी देखी होगी, तो आपको ऐसा कनेक्ट हो जाता है जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो। दूसरा एक मेजर रीजन व्हाई आई लाइक टीचिंग दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, है ना। बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस 2023 के, आपका ये जो 2024 का एग्जाम था उसमें आए थे, और पक्का से अगले साल भी इस चैप्टर से बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के बारे में है ना, भारत माता के बारे में है। तो ऑफ कोर्स इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी आने चाहिए, बिकॉज यू शुड नो योर हिस्ट्री बेटर देन एनी अदर कंट्रीज हिस्ट्री, राइट। सही बोले हैं या नहीं बोले हैं। हाँ, हेलो, काफी हेलो हो गया। चैप्टर शुरू करें आज का चैप्टर। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर। यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं एसएसटी। पूरे साल मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको बस मजा आ जाएगा एसएसटी पढ़ने में। एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक दोस्त के साथ तो शेयर कर लो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी ना तो एक दुश्मन के साथ शेयर कर लेना, कोई बात नहीं, बस शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आज आपको दिख रहा है कि कितने भयंकर सेशंस आने वाले हैं। मेरे बाद 7 बजे खुद सर श्री अभिषेक सर जो है धरती पर हेवन से पधारेंगे और आपको ये सेशन देंगे। स्कूल शुरू हो गए, डरो मत, हम भी शुरू होने वाले हैं। एंड फिर आपकी निकिता मैम और कुलदीप सर का सेशन है, तो आपकी बहुत पढ़ाई होने वाली है आज। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, क्योंकि लाइव सेशन के टाइम वो कुछ नालायक चीज़ें कर रहे होंगे या फिर कुछ और काम कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बुलाऊंगी #नालायक बच्चे। मेक श्योर कि आप इस सेशन को बाद में देखो, बाद में थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो, ठीक है। यूट्यूब का पूरी सुविधा उठाई जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लेट्स स्टार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद सम कोट्स। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। क्या लाइन है, आजकल ऐसी लाइनें कोई नहीं बोलता। कौन जिंदा रहेगा अगर इंडिया ही मर गया, और इंडिया को जीवित करने के लिए कितने लोगों को बलिदान देना होगा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फॉल, आई विल स्टिल राइज। आई थिंक भगत सिंह का ये डायलॉग हमारी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लाइन लगती है। अभी भी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ओहो। सो गाइज, इन 3 डायलॉग से आज हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप रियलाइज करो कि इवन दो चैप्टर्स हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जो पहली रीडिंग आप हिस्ट्री के चैप्टर की लगाओ ना, उसको एक स्टोरी की तरह समझो। उसको समझो कि जैसे आप खुद जो है उस टाइम हिस्ट्री में, इतिहास में खड़े हो और सब कुछ देख पा रहे हो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में, सेकेंड रीडिंग में। बट ये जो पहली रीडिंग आप मेरे साथ कर रहे हो आज यूट्यूब पे, है ना,
आंख बंद करके बस कहानी सुनो और सोचो कि उस टाइम की दुनिया कैसी थी, है ना। क्या लोगों ने चॉइसेस लिए होंगे जिसके वजह से आज हम एक स्वतंत्र भारत है, आज हमारे यहाँ इतना थ्रिलर वाला इलेक्शन हो रहा है, लोगों की नजरें नहीं हट पा रही हैं टीवी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओवरडोज हो गया बेटा, ओवरडोज नहीं था एक जमाने में, दिस वाज द बेस, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस एज आई सेड, पहला चैप्टर था आपका नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये वाली जो कहानी है, ये आपकी कहानी वैसे तो शुरू होती है फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था। बट इस चैप्टर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू किया जा रहा है। दिस चैप्टर हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया कहाँ आ गया? इंडिया वाज नेवर इन्वॉल्व्ड। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपके जो बाल्कन कंट्रीज थे वो काफी एक्सप्लोसिव हो गए थे बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। कुछ याद आ रहा है? बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड बिकॉज बाल्कन नेशन जो है इंडिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन फैलने लगी थी, तो ये कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हो गए, आपस में जो है लड़ते रहते थे। अब आपस में लड़ते रहते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी क्योंकि बाल्कन कंट्रीज के पास काफी रिसोर्सेस थे, वो पोर्ट सिटीज थी, वो सी के पास थी। तो इन लड़ाइयों में इन्वॉल्व हुए ग्रेट पावर्स, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। और क्योंकि ये इन्वॉल्व हुए, दैट इज वाई 1914 में छोटे छोटे वॉर्स लेड टू द बिग वॉर दैट स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, है ना। अब ये जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? बेटा प्रॉब्लम क्या हुई, तो इंडिया तो आराम से अपने घर बैठे जो है ब्रिटिशर्स के अंदर एक्सप्लॉइट हो रहा था, उसको पता भी नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है। शायद आधे लोगों को इंडिया की पर ये भी नहीं पता था कि यूरोप है कहाँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इस बाल्कन इशू में, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ग्रेट पावर में एक कंट्री था इंग्लैंड, और इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें रूल कर रहे थे उस टाइम। इंडिया जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो वॉर में इन्वॉल्व हुए तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे होता नहीं है, पापा की किसी से लड़ाई हो गई, पापा मम्मी की किसी से लड़ाई हो गई, तो कहेंगे बेटा उन लोगों के बच्चों से बात करने की तो तुमको जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे भैया मेरी क्या गलती, वो मेरा दोस्त, आप में लड़ाई हुई, हमें क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? बट आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो क्योंकि अब ये पारिवारिक पूरा सिचुएशन बन चुका है। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि ब्रिटिशर्स जो है, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे और क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो इसमें इंडिया भी घसीटा मारे जो है इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब ब्रिटिशर्स, अब जब हम वॉर कहते हैं ना, वॉर ऐसा नहीं है कि यहाँ से 50 लोग उठाए, वहां से 50 लोग उठाए, सर फोड़ा और वॉर खत्म। जब हम वॉर की बात करते हैं तो वॉर काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना। वॉर में आपको सोल्जर्स चाहिए होते हैं जो जंग लड़ने जाए, वॉर में सोल्जर्स के कपड़े चाहिए होते हैं, उनको खाना खिलाने के लिए खाना चाहिए होता है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं वेपन्स के लिए, वॉर एफर्ट के लिए इंडस्ट्रीज खोली जाती है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई इतना हमें पैसा चाहिए वॉर लड़ने के लिए, तो क्यों ना इंडिया जो सोने की चिड़िया है उससे जो है इस वॉर का एक्सपेंडिचर पूरा कराया जाए, है ना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने लड़ाई की थी, वो इंडिया के गोल्ड, इंडिया के पैसों से हुई थी। तो you can say that the first world war created a new political and economic situation worldwide, है ना। पूरी दुनिया में उसने जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बदल दिया और इंडिया को भी इसका बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ा। ऑल्दो इंडिया इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, इंडियन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि भाई कहाँ वॉर हो रही है और किससे लड़ाई हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, इंडिया से क्यों ना पैसा लिया जाए, तो सबसे पहले तो उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका बढ़ा, है ना। डिफेंस वॉर हो गए तो ऑफ कोर्स जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है सोल्जर्स में, वेपन्स में, वो एक्सपेंडिचर बढ़ा। उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज की, जो टैक्स होता है उसको इंक्रीज किया। फिर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करने के वजह से जो इंडियंस थे उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स बर्डन आ गया। अब लोगों के पास इतने पैसे उस टाइम नहीं थे, तो लोगों ने अपना गोल्ड देना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स को कि यार पैसा तो है नहीं, तो ये लो हमारा गोल्ड बेचना शुरू कर दिया टैक्सेस पे करने के लिए। तो ऐसा बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो दैट वाज फाइनेंस्ड बाय द गोल्ड ऑफ इंडियन वुमेन, है ना। तो
एनीवेज, दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ काफी ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स भी हो गई थी, है ना। काफी बैड हार्वेस्ट था इंडिया में, बुरी सिचुएशन थी, बैड हार्वेस्ट की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थी। आपको पता है जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गए थे, लोग टैक्स भी पे कर रहे थे, खाना भी कम था, खाने के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, तो लोगों की सिचुएशन यहाँ काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई, मतलब बिल्कुल ही बदतर हो गई जब हमारे यहाँ एपिडेमिक आया। एपिडेमिक जैसे हमारे यहाँ कोविड एपिडेमिक था, काफी सारे लोग मर गए थे, वैसे इंडिया में उस टाइम एक फैमिन आया था, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी, एक बीमारी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था जिसकी वजह से लाखों लोग जो है मर गए थे। अब ऐसे सिचुएशन में आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है ना, ऊपर से ब्रिटिशर्स को लोग चाहिए थे जो बलिदान दे अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब उनको पता था कि ब्रिटिशर्स में इतने ज्यादा लोग हम क्यों मरवाएं, तो उन्होंने इंडिया में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया था। इंडिया के जो गांव थे वहां से लोगों को उठा के जो इन्हें वॉर में लड़वाना शुरू कर दिया था। अब इंडियंस ने सोचा कि भाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं तो बात अलग है, जज्बा आता है, अंदर से इमोशन आता है। अब किसी और के परिवार के लिए हमें लड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो लोग इस बात से खुश नहीं थे। तो इन सारे सिचुएशन में लोगों को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर हमारा कोई एकजुट दुश्मन है तो वो ब्रिटिशर ही है। ठीक है, लोगों के अंदर एक यूनिटी आ गई थी कि हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो ब्रिटिशर्स ही है। और दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज दी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हमारे आप बोल सकते हो कि जो नेशनलिज्म की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई कि हम एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, कि ऑल ऑफ अस आर वन इंडियंस, है ना, वो आई जब हम सबके अंदर एक गुस्सा, एक हेट्रेड आया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पता है लोग बोलते हैं लव यूनाइट्स अस, बट आई थिंक मोर देन लव हेट यूनाइट्स अस, है ना। अगर आप दोनों कहो यार मुझको जो है रणवीर सिंह पसंद है, आप कहो यार मुझको भी रणवीर सिंह पसंद है, हाँ हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। पर अगर मैं बोलूं कि भाई मुझको तो क्या बोलूं, किसका नाम बोलूं मुझको तो कंगना रनौत बड़ी बुरी लगती है और आप कहो मुझे भी बड़ी बुरी लगती है, तो हमारे पास 20 बातें होंगी बातें करने के लिए। क्योंकि जो हेट्रेड होती है ना, उसमें जो आप किसी से नफरत करते हो ना, तो 1000 बातें आप लोग एक दूसरे से कर सकते हो। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात हुई कि देश बनाना है, देश के लिए प्यार, वो इमर्ज हुआ क्योंकि हम सबको दुश्मनी थी, हम सबको एक हेट्रेड थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्योंकि 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस को ये रियलाइज हो गया था कि ब्रिटिशर्स हमारी भलाई के लिए कुछ नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स जो है हमें लूटते रहेंगे अगर हम सब यूनाइट नहीं हो जाते तो, है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिन एंड एपिडेमिक? एपिडेमिक होता है बेटा एक ऐसी बीमारी जो लाखों लोगों को फैल जाती है, जैसे कोविड था, है ना। और फैमिन होता है शॉर्टेज ऑफ फूड। क्लियर? व्हाई इंडिया इज ए लो इनकम कंट्री? बेटा दिस इज नॉट इन हिस्ट्री सिलेबस। ओके, अब आप बोल सकते हो, मैं कहूंगी मुझे ध्रुव राठी पसंद है, 2 लोग आ जाएंगे हाँ हमें भी पसंद है। अब जो हेट्रेड वाले वो अलग ग्रुप बना लेंगे, उनका ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हेट इज पावरफुल देन लव टू स्टार्ट अ मूवमेंट। और उसके बाद प्यार जरूरी है, क्योंकि प्यार के बिना कुछ लंबा नहीं टिकता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमको चाहिए था एक मसीहा, एक हीरो जो हमें इस दलदल से निकाले, है ना, जो हमें जो है साथ में यूनाइट करे प्यार से। एंड उसमें आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोग उनकी बुराई भी करते हैं, क्योंकि अब मर गए वो, उनकी बुराई कर सकते हो, जिंदा थोड़ी ना उठ के आएंगे और बोलेंगे मेरी बुराई मत करो, मैं ऐसा नहीं था। तो मैं देखती हूँ इंटरनेट पे काफी उनकी बुराइयां भी होती है, बट नो मैटर व्हाट यू से, यू कैन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते गांधी जी के बारे में बिना बात किए। गांधी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना। गांधी जी जो है एक छोटे से सिटी में पैदा हुए थे, पोरबंदर इन गुजरात, पर एक बहुत प्रॉस्पेरस, एक बहुत अमीर परिवार में, लैंडलॉर्ड परिवार में वो पैदा हुए थे। अब जब वो बड़े हो रहे थे, ही वाज नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो बहुत ज्यादा शाय थे, तो उनके और इंडिया में उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनको जो है ब्रिटेन भेज दिया गया था कि भाई तुम वहाँ थोड़ा जेंटलमैन बन के आओ, और उनको पॉलिटिकल साइंस और लॉ वगैरह वहाँ पढ़ के वो इंडिया वापस आ गए। और जब वो इंडिया वापस आ गए, अभी तक उनकी पर्सनालिटी खुली नहीं थी, है ना। हम सोचते हैं कि ये सब जो लीडर्स
जीनियस है, ये हमेशा से बहुत ब्राइट रहे थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो स्टटर करके बोलते थे, तोतलापन था उनके बोल में, है ना। फिर उनको उनके परिवार वालों ने साउथ अफ्रीका भेज दिया कि साउथ अफ्रीका में कुछ रिश्तेदार है, बेटा तुम जाओ उनके साथ रह लो और कुछ अपना बना लो, है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका चले गए। अब वहां पर उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब देखो यार, गांधी जी जो है काफी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे, काफी अमीर परिवार से थे वो, तो उन्होंने कभी एक्सप्लॉइटेशन या काफी डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा या असमानता बहुत सही नहीं थी। लंदन गए थे तब उन्हें थोड़ा फील हुआ था, बट इतना नहीं। बट साउथ अफ्रीका में पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि एक सिस्टम है अपार्थीड, जो दुनिया में वाइट्स जो है ब्लैक्स और ब्राउन्स के अगेंस्ट एस्टैब्लिश करते हैं। क्या है अपार्थीड सिस्टम? फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी जो है ट्रेन में जा रहे थे साउथ अफ्रीका के, और फर्स्ट क्लास टिकट था उनके पास, पर टिकट होने के बावजूद, क्योंकि वो ब्राउन मतलब ब्राउन कलर की स्किन थी, क्योंकि वो इंडियन थे, है ना, क्योंकि वो वाइट नहीं थे, उनको फर्स्ट क्लास कोच से बाहर फेंक दिया गया था। तब उनको रियलाइज हुआ कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम है, जहां ब्राउन्स, येलो, ब्लैक या अलग अलग स्किन कलर है, उनको अलग रखा जाता था देन व्हाइट्स, जो गोरे लोग थे, जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तब गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये जो सिस्टम है ये तो गलत है ना। और उन्होंने अपना एक वेपन बनाया, और वो वेपन आज भी दुनिया में बहुत यूज होता है। उस वेपन का नाम था सत्याग्रह। What was the name of the movement? सत्याग्रह। सत्याग्रह जो वेपन था, ही लॉन्च्ड अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप इमेज देखो तो यहाँ पर इंडियन वर्कर्स को वॉलक्लस्ट में, वो एक लाइन में जो है गांधी जी उनको लीड कर रहे हैं। यहाँ पर भी अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने काफी लड़ाइयाँ लड़ी, साउथ अफ्रीका में भी। अब सत्याग्रह क्या है? व्हाट इज सत्याग्रह? इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड। सत्य मतलब ट्रूथ, आग्रह है मतलब स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, है ना। गांधी जी का ये मानना था, ध्यान से सुनो, ठीक है। गांधी जी वॉज नॉट अ स्टूपिड पर्सन की कुछ भी वो बोलते थे, हर शब्द उनका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वैल्यूएबल था। गांधी जी ने बोला कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो, अगर आप सत्य के पाथ पे हो, है ना, और आप खुद सच्चे हो, और आप नॉन वायलेंटली लड़ रहे हो, सत्य का आईना दिखा के अपने दुश्मन को लड़ रहे हो, बिना तलवार के, बिना सुई धागा के, है ना, आप लड़ाई कर रहे हो, तो ट्रूथ विल ट्रायम्फ, सत्य की ही जीत होगी। अब मुझे पता है आधे बच्चे क्या कहेंगे, क्या बकवास है, सत्य की जीत होगी, वहां पर आदमी बंदूक लेके खड़ा है, हम सत्य लेके खड़े हैं, ऑब्वियसली हम मर जाएंगे, फिर क्या सत्य की जीत। पर गांधी जी ने यहाँ पर एक रीजन से ये बोला। गांधी जी ने बोला कि देखो, ब्रिटिशर्स आपसे हमेशा सुपीरियर होंगे इन टेक्नोलॉजी। अगर आप वहां गन लेके जाओगे तो वो एटम बॉम्ब लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप ब्रिटिशर्स से वेपन्स के थ्रू, बॉम्ब के थ्रू लड़ोगे तो आप हमेशा हारोगे, है ना। तो उसमें हम क्यों लड़े जिसमें हमें हारना ही है। तो इसीलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट, एक नया वेपन निकाला, सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप जो हो इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हो, नॉन वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो आप ऑपरेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट जरूर जीतोगे, अत्याचार के अगेंस्ट, झूठ के अगेंस्ट जरूर जीतोगे, ठीक है। एंड ही वॉज राइट, ही वॉज एबल टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि वो इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो नेल्सन मंडेला ने भी सत्याग्रह का ही वेपन यूज किया था लड़ाई करने के लिए, राइट। तो द कंट्रीज पीसफुल प्रोटेस्ट, टॉलरेंस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है सत्याग्रह के। तो जब वो इंडिया आए तो समझ गए ना मैम, सत्याग्रह वॉज द वेपन ऑफ द वीक। क्या आपको लगता है वेपन ऑफ द वीक? सामने से बंदूक आ जाए और आप वहां सत्य नाम जाप रहे हो, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर समवन हु इज वीक? नो, है ना। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट, राइट। तो गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में थे और उनका सत्याग्रह का जो वेपन था वो इतना पॉपुलर होने लगा, इतना ज्यादा अपार्थीड मूवमेंट के अगेंस्ट उन्होंने अपना नाम बनाया कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने गांधी जी का नाम सुना था। तो उन्होंने गांधी जी को लेटर्स लिखने शुरू किए कि देखो आप इंडिया आओ, इंडिया में आप जैसे लीडर की जरूरत है। तो 1915 जनवरी में उनको इंडिया बुलाया गया, और इंडिया आते ही वो चाहते तो कांग्रेस की लीडरशिप ज्वाइन करके एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला मैं इंडिया को, भारत के छप्पे छप्पे को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने गांव भ्रमण शुरू किया, हर गांव में जाना शुरू किया, ठीक है। एंड दैट इज, यू रिमेंबर दिस एज केक। गांधी जी ने आके केक खाया। सबसे पहले वो चंपारण गए, उसके बाद वो खेड़ा इन गुजरात गए, फिर वो अहमदाबाद गए। तो याद आपको ऐसे करना है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बट याद करने का तरीका केक हो सकता है,
ठीक है। तो सबसे पहले वो चंपारण गए बिहार में। चंपारण में जो है उनको एक उनके दोस्त ही ले गए जिन्होंने बोला कि यार देख यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिगो प्लांटेशन। क्लास 8 में आपने इंडिगो प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के फार्मर्स को फोर्स किया गया कि इंडिगो ग्रो करो, पर इंडिगो जब वो ग्रो करते थे तो उनको बहुत कम पैसे मिलते थे उनके इंडिगो के, बहुत हाई उन्हें रेंट देना पड़ता था और प्लस उनकी सॉइल की फर्टिलिटी भी चली गई थी इंडिगो को ग्रो करके, तो वो कुछ और ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था जहाँ फार्मर्स फंस गए थे इंडिगो को ग्रो करके। तो यहाँ इंडिगो प्लांटेशन के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया इन 1917, ठीक है। उसके बाद 1917 में ही वो गुजरात गए खेड़ा में, जहाँ पर जो आपके पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू उनको पे करना पड़ रहा था, इसके बावजूद कि वहाँ पर प्लेग हो गया था। प्लेग मतलब बीमारी फैल रही थी, एपिडेमिक फैल गया था, है ना, क्रॉप फेलियर हो गया था। तो इसके लिए गांधी जी ने ब्रिटिशर से लड़ाई की कि इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो रेंट है वो कम किया जाए, और वो सक्सेसफुल भी हुए। तीसरी जगह वो गए 1918 में, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक कॉटन फैक्ट्री थी जहाँ पर वर्कर्स को बहुत लंबा टाइम काम करने को दिया जाता था और बहुत कम वेजेस दिए जाते थे, बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। तो यहाँ पर गांधी जी को एक तरीके से मतलब गांधी जी ने लड़ा कि उनकी जो कटौती है ये तनख्वाह में कम खत्म की जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। एंड ये 3 मूवमेंट्स गांधी जी ने लॉन्च किए विद हिज सत्याग्रह वेपन, ठीक है, समझे, क्लियर। मैम खेड़ा सत्याग्रह वाज इन 1918 नॉट इन 1917। बेटा चंपारण एंड खेड़ा इज इन 1917, अहमदाबाद इज इन 1918, ठीक है, आपकी किताब के हिसाब से। अब आपकी मर्जी, आप किताब पे जाओ, गूगल पे जाओ, अप टू यू, ठीक है। अच्छा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का VIP सेशन भी चैनल पे आ गया है, आप देख लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि गांधी जी जैसे काफी पॉलिटिकल लीडर्स जो है इंडिया में बहुत एक्टिव हो गए थे, बहुत उछल रहे थे, और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ओ गांधी जी आओ चाय पीते, चाय पे चर्चा करते हैं, नहीं। ब्रिटिशर्स काफी परेशान थे गांधी जी की पॉपुलैरिटी से। तो इस पॉपुलैरिटी से परेशान होके उन्होंने लॉन्च किया एक एक्ट कॉल्ड दी राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट को हम बोलते हैं एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। प्लीज याद रखना इसको, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इन 1919 दैट वाज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक्ट क्या था, इस पे जाने से पहले समझते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऐसा बॉडी जो लॉ बनाता है, ठीक है। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक लॉ मेकिंग बॉडी थी ब्रिटेन की, जहां पर कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। इंडियन मेंबर्स ने ब्रिटिशर्स को बोला कि भाई ये लॉ पास मत करो, तुम पे सही नहीं पड़ेगा, भारी पड़ेगा। बट ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, गांधी जी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, गांधी जी के अलावा काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया में जो है कूद रहे हैं, इनको हमें कंट्रोल में लाना है, और इसीलिए 1919 को जल्दी राउलेट एक्ट पास किया गया। व्हाट वाज दिस एक्ट? अंडर दिस एक्ट कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। मतलब जो भी इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होता है ना, चाहे वो रेड टी शर्ट पहना है और आपको लग रहा है कि भाई ये रेड टी शर्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है ना, चाहे उसने कुछ बोला हो, चाहे उसने कुछ किया हो जो आपको लगता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, तो उसको जेल में डाला जा सकता है 2 सालों के लिए विद नो अपील, नो दलील, नो वकील, है ना। इस एक्ट को ये भी बोला जाता है नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब अगर आज आपको जेल में डाला गया तो आपके पास हेबियस कॉर्पस है, आपके पास एक राइट है टू डिफेंड योरसेल्फ। आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि भाई मैं जो हूँ गुनहगार नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, बट ये जो हक था ये आपसे छीन लिया गया है, और बिना किसी रीजन के, बिना किसी कोर्ट के आपको जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए। दिस वॉज ऑब्वियसली टू एंश्योर कि लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविटी देश में हो रही है उसको कर्टेल किया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, राइट। दैट वाज व्हाई इट वाज डन। अब महात्मा गांधी के अलावा जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स थे देश में, उन्होंने बोला कि राउलेट एक्ट एक ब्लैक एक्ट है जो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है ना, उनको लोगों को प्रोटेस्ट करने से, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी बोलने से रोकता है। तो महात्मा गांधी, गाइज मैं आपके डाउट्स पढ़ूंगी, ठीक है, 2 मिनट दो।
तो महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट 6 अप्रैल को हड़ताल की, सत्याग्रह हड़ताल, जहां पर रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, शॉप्स को बंद किया गया, लोग स्ट्राइक पे चले गए, लोगों ने काम जाने से बंद कर दिया, लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया, लोग जो है बिल्कुल शांति पथ पे चले गए कि मौन व्रत टाइप, काफी जगहों पे मौन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि ये जो इंडियंस है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई रेलवेज पे अटैक होने लग गए, कुछ जगह टेलीग्राफ्स पे अटैक होने लग गए। जैसे अब जब सरकार से आप गुस्सा होते हो तो आप बसेस जलाने लगते हैं ना लोग, क्योंकि उनको पता है कि बस जो है सरकार की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी रेलवेज हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए, ये सरकार की प्रॉपर्टी थी, तो इस सबको जलाना शुरू कर दिया गया। तो ब्रिटिशर्स ने इस पूरे मूवमेंट पे बहुत स्ट्रिक्टली क्लैम्प डाउन किया, लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया अंडर दी राउलेट एक्ट। गांधी जी दिल्ली जाके स्पीच देने वाले थे, उनको जो है स्पीच देने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, लोग जो है शांति से राउलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां की पुलिस ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर गोलीबारी कर दी, है ना। अब ये मूवमेंट इतना वायलेंट हो गया कि गांधी जी ने राउलेट एक्ट को कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको पता है गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग थोड़े वायलेंट हो रहे थे राउलेट एक्ट के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए, और उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, अब गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये जो एक सेकेंड मैम, सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस है क्या? हाँ बेटा, वी कैन, सम पीपल कॉल इट एज पैसिव रेजिस्टेंस, बट गांधी जी कहते थे इट इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। इंडिगो फार्मर्स होते हैं बच्चों, जो इंडिगो फार्मिंग करते हैं, जो इंडिगो क्रॉप ग्रो करते हैं। इंडिगो क्रॉप जो है ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हुआ करता था, इसलिए हमारे फार्मर्स से इंडिगो क्रॉप ग्रो कराया जाता था, बट दैट क्रॉप वाज नॉट गुड फॉर द सॉइल। खेड़ा इज इन गुजरात। बेटा राउलेट एक्ट को मैंने आपको एज एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोला जाता है। भावेश, लिखने की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह के 5 और लाइनें हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे शुरू किए। अब ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा राउलेट एक्ट के अगेंस्ट हो गया था, एज आई टोल्ड यू गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, बट उससे पहले एक मेजर चीज हुई थी, एंड दैट इज अमृतसर में, क्योंकि पीसफुल प्रोसेशन पर अटैक हो गया था और काफी वहां पर धमाकेदार वायलेंट मूवमेंट शुरू हो गया था। तो वहां का जो जनरल डायर था, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे, उन्होंने मार्शियल लॉ इम्पोज किया। मार्शियल लॉ क्या होता है? मार्शियल मतलब आर्मी लॉ, है ना, आर्मी रूल इम्पोज किया, वेर कर्फ्यू लगा दिया गया, जहां 4 से ज्यादा लोगों को मिलना अलाउड नहीं था। कोविड के टाइम भी कर्फ्यू लग गया था ना, जहां पर ग्रुप्स में मिलना अलाउड नहीं था, तो यहां पर भी एक कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब 13 अप्रैल पे आते हैं, जिसके बारे में आई एम श्योर हम सब जानते हैं। 13 अप्रैल 2 रीजन से अमृतसर में इंपॉर्टेंट था। पहला, क्योंकि इस दिन बैसाखी सेलिब्रेट होनी थी। बैसाखी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस दिन जो है आपकी फसल है वो आप हार्वेस्ट करते हो। और दूसरा रीजन ये, क्योंकि 13 अप्रैल को उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह ने दल खालसा, एक ग्रैंड आर्मी बनाई थी, उन सब लोगों को काटने के लिए, खत्म करने के लिए, जो सिखिज्म, जो सिख रिलीजन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से 13 अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट था। और बहुत सालों से इस दिन, बैसाखी के दिन, लोग जो है जलियांवाला बाग में आके मिलते थे, औरत, आदमी, बच्चे, सब लोग मिलके वहां पर मेला वेला चला करता था। अब बहुत लोगों को पता था कि जनरल डायर ने मार्शियल लॉ लगाया है, फिर भी उसके बावजूद लोगों ने मिलने का फैसला लिया, क्योंकि वो राउलेट एक्ट के अगेंस्ट बात करना चाहते थे, क्योंकि वो अमृतसर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में बातें करना चाहते थे। बट बहुत सारे कुछ लोग, जो बच्चे थे, औरतें थी, वो ऐसी भी थी जो दूसरे गाँव से आए थे, जिनको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था कि मार्शियल लॉ लगा है और जनरल डायर ने एक वार्निंग दी है कि मिलना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हर तरीके के लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में आए थे। जब जनरल डायर को इसके बारे में पता चला, यू गाइस ऑलरेडी नो द स्टोरी, वो जलियांवाला बाग गए, उन्होंने जो ओनली एंट्री और एग्जिट है जलियांवाला बाग का, उसको लॉक कराया और बिना वार्निंग के निहत्थे लोगों पे, डिफेंसलेस लोगों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग इसमें मरे, बहुत लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक कुआं था उसमें कूद गए, लेकिन काफी लोग मर गए, है ना। अब जब जनरल डायर से पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों किया, तुम चाहते तो वहां लोगों को वार्न कर सकते थे, वहां पर लोगों को मार पीट के भगा सकते थे, गोलियां आसमान में चला देते जिससे लोग डर जाते। तो जनरल डायर ने कहा कि देखो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मैंने जो किया, I did this to produce a moral effect, to create in the minds of Satyagrahis a feeling of terror and awe.
जनरल डायर ने बोला कि देखो मेरे लिए इंडियंस जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको ये लगना चाहिए कि भाई हाथी आ गया भागो, हाथी आ गया हमें मार सकता है, पर हाथी को देख के लगता भी हाय कितना सुंदर, कितना बड़ा, कितना विशाल है। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग ऑफ ऑ भी और टेरर भी, डर भी और वाव भी, ये आना चाहिए इंडियंस को जब हम ब्रिटिशर्स उनके सामने आए। ये फीलिंग लाने के लिए मैंने ये काम किया कि मैंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया। मैसेकर मतलब बिना सोचे बिना लॉजिक के आप जब लोगों को मार देते हो उसको मैसेकर बोलते हैं। क्लियर? हाँ, सरदार उधम सिंह मूवी भी इस पे बनी हुई है। बेटा मार्शल लॉ आर्मी लॉ है। 100 died and 300 were injured, एग्जैक्टली आर्मी लॉ। ये आर्मी मैन थे, इनका लॉ चल रहा था वहां पर। ठीक है, क्लियर? गांधी जी को जेल इस टाइम पे नहीं हुई, पर बहुत बार जेल हुई, तो डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू राइट, बस ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली टू गिव अ स्पीच, यही लिखा है आपकी बुक में। ठीक है, अब जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट लोगों को पता चला तो लोग इस बारे में काफी गुस्सा हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बोला, अपना नाइटहुड वापस दे दिया कि भाई मुझे तुम्हारा टाइटल नाइटहुड चाहिए ही नहीं। लोगों ने बोला कि मतलब, और ब्रिटिशर्स ने भी काफी बड़ा क्लैम्प डाउन किया, है ना। उसके बाद अमृतसर में लोगों को क्रॉल कराया गया, उनकी नाक रगड़वाई गई सड़क पे। आप खुद सोचो, इतनी बेइज्जती की गई कि दे वर नॉट अलाउड टू वॉक इन देयर ओन सिटी, हमेशा क्रॉल करके नाक रगड़वा के उनको चलना पड़ता था। साहिब बोल के ब्रिटिशर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को साहिब बुलाना पड़ता था। बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट किए गए उन विलेजेस पे जहां पर प्रोटेस्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने काफी इंडियंस की बेइज्जती की आफ्टर दिस एंटायर मूवमेंट। गांधी जी को रियलाइज हुआ कि मूवमेंट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है और उन्होंने राउलेट एक्ट को कॉल ऑफ किया। अच्छा, गांधी जी ने कॉल ऑफ द मूवमेंट कर दिया, पर गांधी जी को यह रियलाइज हुआ कि मूवमेंट बहुत लिमिटेड था, कुछ शहरों और सिटीज में ही ये मूवमेंट फैला। गांधी जी को यह रियलाइज हो गया कि अगर ब्रिटिशर्स को मात देनी है, वी नीड एन ऑल इंडिया मूवमेंट, पूरे देश को एकजुट होकर ब्रिटिशर से लड़ना होगा, तभी कोई बात बनेगी। और उस समय गांधी जी के सामने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती है विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अर्पित, वी विल टॉक अबाउट दिस जब हम उस पार्ट पे आते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आई नहीं मैं अभी क्यों बताऊं? हाँ, मास यूनिटी वॉज इंपॉर्टेंट। चलो अब हम आते हैं टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको पता है 1914 ऑनवर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। राउलेट एक्ट आया 1919 में, है ना, जो कॉल ऑफ भी कर दिया गया 1919 में ही। गांधी जी सोच रहे थे मैं क्या करूं जिसे भारत के हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब साथ में एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, और उनके सामने ये एप्पल, ये अमरूद, ये लड्डू आया इन द फॉर्म ऑफ एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो है विक्टर हो गए, जीत गए थे, और उन्होंने ऑटोमन एम्पायर, याद है ना ऑटोमन एम्पायर, टर्की पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उसको हरा दिया गया था। अब ऑटोमन एम्पायर, एक अफवाह फैलने लगी थी जो सच भी थी कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर एक बहुत हार्श ट्रीटी इंपोज करने वाले हैं, जहां पर ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज ली जाएंगी और उनसे बहुत पैसा भी लिया जाएगा। अब आप कहोगे इससे इंडियंस क्या लेना देना, आपस में ऑटोमन एम्पायर ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, हम क्या करें उसमें। अब ये था कि ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर था उसको बुलाया जाता था खलीफा, कैलिफेट, कैलिफेट भी बोल सकते हो, खिलाफत भी बोल सकते हो, खलीफा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो खलीफा थे, दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंडियन मुस्लिम्स इस बात से खुश नहीं थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे खलीफा के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी लगाई जा रही है, दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट, एंड इसीलिए जो है उन्होंने खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज की इन मार्च 1919 इन बॉम्बे। याद रखना है आपको, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई मार्च 1919 में। इसके दो, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है, यू गाइस ऑलरेडी नो। इसके दो लीडर्स थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अब गांधी जी का दिमाग ठनका, उन्होंने बोला कि भाई मुस्लिम्स जो है एक साथ यूनाइट हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द खिलाफत इशू,
तो गांधी जी को पहले से एक मूवमेंट का आइडिया था जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो वो लॉन्च करना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करूं, विच विल बी एन अम्ब्रेला मूवमेंट, जो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को अम्ब्रेला के अंडर ले आएगा, दोनों को यूनाइट करेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो गए, वो दोनों भाइयों से मिले, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम साथ में मूवमेंट लॉन्च करें तो कुछ ब्रिटिशर्स के ऊपर असर भी होगा। उन्होंने कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 में कैलकटा सेशन में इस प्रपोजल को सामने रखा। उन्होंने कांग्रेस मेंबर्स को बोला कि हमें स्वराज के लिए लड़ना है, स्वराज मतलब अपना राज, अपना रूल के लिए लड़ना है, तो क्यों ना खिलाफत नॉन कोऑपरेशन को साथ में जो है सामने रखा जाए। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट, राइट। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि आगे क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट खिलाफत। तो आपको समझ आ गया क्या था। अब नॉन कोऑपरेशन की बात करते हैं। व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन वही होता है बच्चों जो आप लोग करते हो जब मम्मी पापा बोलते हैं नहीं। मम्मी आपको जो है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जो है ट्रिप पे जाना है, मम्मी पापा कहेंगे नहीं, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, है ना, मैं भी बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप लोग कुछ बात करोगे मैं उधार देख लूंगा, या चाटा लगेगा तो दूसरा गाल दे दूंगा, वहां भी चाटा खा लूंगा, पर कोऑपरेट नहीं करूंगा, है ना। कहेंगे कि बेटा देखो मामा आए, नमस्ते करो, हम नमस्ते नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग से हट जाएंगे। रे हम नहाएंगे नहीं, इतनी बदबू आ जाएगी हमें, तो मम्मी पापा कहेंगे बेटा तू जा, तू ट्रिप पे जा, वहीं नहा ले, बस घर से निकल। तो ये है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का ये कहना था, उन्होंने अपनी वेरी पॉपुलर बुक हिंद स्वराज में लिखा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसीलिए है क्योंकि हम ब्रिटिश रूल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वो हमारे रूलर्स तो है नहीं, वो इंडिया में क्यों है? क्योंकि हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हम उनका सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बात मान रहे हैं। अगर हमने उनकी बात ही माननी बंद कर दी, है ना, अगर हमने उनके रूल्स फॉलो बंद कर दिए, तो फिर ब्रिटिशर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा बल्कि देश को छोड़ के जाने का। क्या बढ़िया उनकी आइडियोलॉजी थी, सोचो, है ना। तो इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स विदिन अ ईयर एंड स्वराज कुड कम। क्योंकि गांधी जी ना होशियार बड़े थे, उन्होंने कहा कि देखो ब्रिटिशर्स इंडिया में है क्योंकि उनकी आधी जो पुलिस फोर्स है वो इंडियंस है, आधी जो आर्मी के फोर्स है वो इंडियंस है। अगर हम सब ने ब्रिटिशर्स की बात माननी बंद कर दी, अगर हम सब उनके आर्मी और पुलिस से निकल जाए, तो ब्रिटिशर्स किस पैर पे खड़ा होगा? वो तो लंगड़ा हो जाएगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो गांधी जी ने बोला कि इसीलिए हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है, जिसके 2 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज होगा कि जो भी गवर्नमेंट टाइटल्स है, जैसे जो भारत रत्न मिलता है, नाइटहुड मिलता है, इसको हम वापस कर देंगे, हमें आपके टाइटल्स नहीं चाहिए, ना आपका रूल चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग सिविल सर्विसेज में है, आर्मी में है, पुलिस में है, कोर्ट में है, ब्यूरोक्रेसी में है, क्लर्क का काम कर रहे हैं, ये मेड्स का काम कर रहे हैं ब्रिटिश घरों में, वो सब अपनी नौकरी छोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर शायद सब लोग ये बात मान लेते ना गांधी जी की, तो तभी हमें स्वतंत्रता मिल जाती, राइट। तो उन्होंने कहा ये सब फॉरेन गुड्स हम सब छोड़ देंगे, राइट। गवर्नमेंट गांधी जी ने कहा दैट वी विल लॉन्च अ फुल फ्लेजेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, अब गांधी जी ने जब ये मूवमेंट जो है मतलब बात की कैलकटा में, तो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स इस बात से खुश नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि यार मूवमेंट करने से अच्छा हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेने चाहिए। उस टाइम इलेक्शंस भी होने वाले थे, और काउंसिल इलेक्शंस मतलब स्टेट इलेक्शंस, जहां पर कांग्रेस ने बोला कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स में पार्ट ले, लेजिस्लेटिव असेंबली में आए और वहां से चेंज लाए, वहां से इंडियंस की सिचुएशन बेटर करे। तो बहुत लोग ऐसे भी थे जो काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी कांग्रेस मेंबर्स ने कहा नहीं, हमें मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। और नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया। ठीक है, द डिसीजन वाज लॉन्च्ड, राइट। अब ये मूवमेंट कैसे लॉन्च किया गया, कौन सी पार्टी थी जिसने मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, क्या कौन कौन से पार्ट्स थे, कौन कौन से ग्रुप से जिन्होंने मूवमेंट में पार्ट लिया, ये सब हम लोग कल करने वाले हैं। मेजर क्वेश्चन है कि देखो मूवमेंट तो बहुत बढ़िया था, तो हम फेल क्यों हुए, क्यों हमें स्वतंत्रता उसी टाइम क्यों नहीं मिली, राइट। नेशनलिज्म इन इंडिया का रिविजन, ठीक है, जितना हमने किया अभी तक हम उसका रिविजन करते हैं। तो नाउ यो तो ब्रिटिशर्स ने हमें काफी सालों से रूल किया, और हमारा संघर्ष अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स भी बहुत पहले शुरू हो गया था। 1857 इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन आपका चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कौन से ईयर में हुआ था, कमेंट में बताते रहो।
1914 टू 1918। अब यूं तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लिया था, बट ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था और इसीलिए इंडिया को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घसीटा गया। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका पैसा क्यों ना हम इंडिया की इकोनॉमी से एक्सपेंस करें, है ना, इंडियन लोगों का टैक्सेस बढ़ाए और उन पैसों को यूज़ करें वॉर को लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई, जल्दी से रिवाइज कर लो, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो ले पाए इंडियन लोगों से और उसको यूज़ कर पाए वॉर एफर्ट में, है ना। तो इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बदलने लगी। अच्छा, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस भी हो रहे थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा खाने की इंडिया में कमी हो रही थी, बैड हार्वेस्ट हो गया था जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इंडिया में फैमिन सिचुएशन हो गई थी। फैमिन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड, भूखमरी फैल गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। अब सिचुएशन बद से बदतर क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर फैलने लगा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, है ना। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक क्या होता है, जैसे कोविड है, कोविड में काफ़ी सारे लोग मरे, तो इन्फ्लुएंजा भी एक एपिडेमिक था, एक ऐसा फैलने वाली बीमारी थी जिसमें लाखों लोग मर गए थे, है ना। अब इस सिचुएशन में ब्रिटिश सरकार फोर्स रिक्रूटमेंट भी कर रही थी लोगों का, है ना, जबरदस्ती गांव-गांव जाके लोगों को अपनी आर्मी में दाखिला करा रही थी। अब इससे जो है गांव वालों को गुस्सा आ गया कि हम टैक्स भी करें, हम भूखमरी में भी मरे, हमें इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो रहा है, फोर्सफुली आर्मी में भी ज्वाइन कराया जा रहा है, तो लोग ये थोड़ी ना करेंगे हाय मजा आ रहा है चल पार्टी करते हैं। लोग परेशान थे ब्रिटिशर्स से, लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर कोई उनका एकमात्र दुश्मन है जो उनकी जिंदगी खराब कर रहा है तो वो ब्रिटिशर्स है। और यहाँ से शुरू होता है आपका समथिंग कॉल्ड दी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है कि हमारे दुश्मन कॉलोनियल पावर क्या है, ब्रिटिशर्स, तो उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट है उससे हमारे यहाँ राष्ट्र की भावना, नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। हमने कहा ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे, फिर ब्रिटिशर्स से लड़के क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे तो क्या करेंगे, तब हम नेशन बनाएंगे, इंडियंस का नेशन बनाएंगे, राष्ट्र की भावना इमर्ज होने लगी। ठीक है, अब ये इंडिया इस दलदल में फंसा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, हमें टैक्सेस भी पे करने थे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल रहा था, तो हमें इस समय चाहिए था एक हीरो जो हमें इस सिचुएशन में बचाए, और हमारे देश आते हैं महात्मा गांधी इन जनवरी 1915। अब महात्मा गांधी अब अकेले नहीं आते, वो अपने साथ लाते हैं दो वेपन्स, पहला है सत्याग्रह और दूसरा है नॉन वायलेंस, है ना। सत्याग्रह जो है उनका, गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप सच्चे हो, सच के लिए लड़ रहे हो, तो आपको अन्याय के अगेंस्ट जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रूथ विल ऑलवेज ट्राइम्फ। बस याद रखना है कि आपको नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना है। गांधी जी ने ये बोला कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर आप वेपन से लड़ोगे तो हमेशा हारोगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास हमेशा ज्यादा पावरफुल वेपनरी होगी, तो यू विल ऑलवेज लूज। तो गांधी जी का ये मानना था कि सच्चाई से अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो सबसे पहले तो उन्होंने वेपन्स यूज किया अपार्थीज सिस्टम के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका। वो इतने पॉपुलर हुए तो कांग्रेस लीडर्स ने उन्हें इंडिया बुलाया कि भाई आपकी अब इंडिया में जरूरत है, यहाँ पर आके अपनी देशवासियों के लिए कुछ लड़ो। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने खाया केक, है ना। वो गए चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, और वहां पर इंडिगो फार्मर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, पेजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। अब गांधी जी जो है इतने पॉपुलर हो गए और इंडिया में काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज होने के वजह से ब्रिटिशर्स थोड़ा डर गए थे। उन्हें लगा कि इंडिया में कहीं वापस से एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना हो जाए, तो उन्होंने मार्च 1919 में राउलेट एक्ट पास किया। ठीक है, राउलेट एक्ट क्या था, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका जब मन करे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल सके, जिससे कोई बड़ा मूवमेंट ना लॉन्च हो इंडिया में। एंड दैट इज उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेचर द्वारा बहुत जल्दी जल्दी एक एक्ट पास किया कॉल्ड द राउलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है विदाउट ड्यू ट्रायल, नो दलील, नो वकील, नो अपील, कि आपको जेल में डाला जा सकता है और आपको चांस नहीं मिलेगा कि अपने आप को आप बेकसूर साबित कर सको। 2-3 साल बाद जब ब्रिटिशर्स का मन
करे आपको रिलीज कर देंगे, है ना। तो इसमें पुलिस वालों के पास और ब्रिटिशर्स के पास अनलिमिटेड पावर आ गई थी। तो ऑब्वियसली दिस वाज कंसिडर्ड अ ब्लैक एक्ट, क्योंकि ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा था। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने अप्रैल 1919 को राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसमें जो है उन्होंने लोगों को बोला कि शॉप्स में जाना बंद कर दो, स्ट्राइक कर दो, बिल्कुल शांति से हम लोग बैठेंगे और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। पर ये मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट होने लगा कुछ कुछ जगह पे। फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने गोलीबारी कर दी थी, है ना। लोगों से अपनी नाक बहुत ज्यादा लोगों को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया था इस मूवमेंट को क्लैम्प डाउन करने के लिए। लोगों की नाक सड़क पे रगड़वाने लगे थे, साहब साहब बोल के बुलाने को बोला था ब्रिटिशर्स को और पुलिस वालों को। तो लोग जो है इससे काफी गुस्सा हो गए थे, मूवमेंट वायलेंट हो रहा था। और ये मूवमेंट का सबसे भयंकर पीरियड आया जब आया आपका 13 अप्रैल 1919, दैट इज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको पता है जनरल डायर है, उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज कर रखा है, जिसके अगेंस्ट लोग आके साथ में बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब उनको वार्निंग देने की जगह जनरल डायर ने इकलौता एंट्री और एग्जिट बंद किया और निहत्थे लोगों के ऊपर जो है बुलेट्स जो है अपनी गन चला दी। उन्होंने बोला ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि इंडियन लोगों को भय हो, डर हो कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। जैसे हमें नहीं लगता कि कोई हमें बोल, जब हम छोटे होते हैं कोई बोलते हैं भूत आ रहा है, हम कांपने लगते हैं कि अब भूत आ रहा है, सो जाओ, है ना। तो उनको ये लगता था कि एक मॉरल इफेक्ट होना चाहिए कि इंडियन जो चींटी है, जो कीड़े मकोड़े, उन्हें लगे कि हाथी आ रहा है, कि हाथी को देखे कि वाओ इतना बड़ा है और डरे भी। तो वो इफेक्ट तभी आएगा जब हम ऐसा कुछ करेंगे उनके साथ, है ना। तो ही डिड नॉट रिग्रेट व्हाट ही डिड। हाउएवर मूवमेंट इतना वायलेंट होने की वजह से गांधी जी जो है राउलेट मूवमेंट को, राउलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर देते हैं। अब जो पूरा ये राउलेट मूवमेंट था ये बहुत लिमिटेड था टू सिटीज एंड टाउन्स। गांधी जी चाहते थे एक ऐसा मूवमेंट हो जहां हिंदू और मुस्लिम जो है एकजुट होकर खड़े हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी सालों से डिवाइड एंड रूल कर रखा था, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके इंडिया को वो रूल कर रहे थे, जो एक्चुअली आज भी काफी लोग करते हैं। एनीवेज, तो गांधी जी ने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा, और उनके सामने आई एक अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत। तो हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारे यहाँ मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म होता है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर है, टर्की वाला एरिया याद है, ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया जाता है। और ये अफवाह फैलने लगती है कि जो ब्रिटिशर्स है वो ऑटोमन एम्पायर के लीडर खलीफा के ऊपर बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इंपोज करने वाले हैं, उनको एक लोअर पोजीशन पे लाने वाले हैं, उनकी टेरिटरीज, उनका पैसा, उनका पावर लेने वाले हैं। अब जो खलीफा होता है ही इज कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो इंडियन मुस्लिम्स को ये बात पसंद नहीं आती कि ब्रिटिशर्स उनके खलीफा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए वो दो लीडर्स, कौन कौन जल्दी से बता दो, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो है मिलते हैं बॉम्बे में 1919 में और फॉर्म करते हैं खिलाफत कमेटी। दे फॉर्म द खिलाफत कमेटी। इस कमेटी का मेन एम होता है कि हम ब्रिटिशर्स को मनाएंगे कि वो इतना हार्श ट्रीटी इंपोज ना करे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी का दिमाग ठनका। गांधी जी बहुत टाइम से अपना खुद का मूवमेंट जो है स्वराज के लिए लॉन्च करना चाहते थे। स्वराज मतलब अपना राज थ्रू नॉन कोऑपरेशन। तो गांधी जी का क्या मूवमेंट था, गांधी जी एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे जहां पर लोग जो है ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की बात ही नहीं मानेंगे, उनके लॉज फॉलो नहीं करेंगे, पुलिस जाना बंद कर देंगे। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इसीलिए टिक पा रहे हैं क्योंकि हम उनकी आर्मी में काम करते हैं, क्योंकि हम उनका क्लर्क का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि हम उनके स्कूल चला रहे हैं। अगर हमने ये सब करना बंद कर दिया, जैसे आपकी मम्मी बोले हाई मैं काम ही करना बंद कर देती हूँ, तो घर बहुत चक्का हो जाएगा, घर में कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे ही गांधी जी ने बोला अगर हम ही काम करना बंद कर दे तो ब्रिटिशर्स टिक नहीं पाएंगे एक साल से ज्यादा, उन्हें यहाँ से भगना पड़ जाएगा। तो गांधी जी का ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सपना था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को साथ में लॉन्च करूं, सो दैट हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी भी हो जाए और ब्रिटिशर्स के सामने हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी आए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रपोजल रखा इन फ्रंट ऑफ द कैलकटा कांग्रेस सेशन
में उन्होंने इसको इस प्रपोजल को सामने रखा कि क्यों ना हम खिलाफत को, नॉन कोऑपरेशन को साथ में लॉन्च करें। अब कुछ कांग्रेस के मेंबर्स जो है इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए जो उस टाइम होने वाला था। काउंसिल इलेक्शंस एक स्टेट इलेक्शंस होते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला था इंडियंस, कुछ इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना हम उसमें पार्ट लेके लॉ लेजिस्लेचर में जाके, पॉलिटिक्स में जाके चेंज लाएं, राइट। बट बाकी लोगों को लगा कि नहीं, एक मूवमेंट लॉन्च करना जरूरी है। ब्रिटिशर्स ऐसे कीड़े नहीं है कि भाई उनके घर के अंदर जाके कुछ करो, उनको तो बस भगाने की जरूरत है ना। तो इसीलिए इन द नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया एंड 1921 जनवरी 1921 में इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछला चैप्टर, पिछला पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म किया। अब हमें पढ़ना है कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से हमारे देश में फैला। वाज इट सक्सेसफुल? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है उस टाइम, है ना। बट क्या हम इसको बिल्कुल एक फेलियर बुलाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? किस तरीके से फैला, क्यों नहीं सक्सीड हुआ, इन सब के बारे में हम इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो यार, चैप्टर बड़ा आसान है और चैप्टर बड़ा लॉजिकल है। पहले आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ते हो, फिर राउलेट एक्ट पढ़ते हो, फिर नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, चैप्टर खत्म। इतना ही है आपका चैप्टर। ठीक है, तो आपको बस कहानी की तरह पढ़ना है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से फैला, स्वराज का कॉन्सेप्ट, जो गांधी जी ने स्वराज की कॉल लगाई थी। स्वराज मतलब स्व मतलब अपना, राज मतलब रूल, योर ओन रूल, मेरा खुद का रूल। ये जो कॉल लगाई थी लोगों तक कि अब स्वराज का टाइम है, तो लोगों ने इसको किस तरीके से अपनाया, किस तरीके से देखा। डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वराज फॉर डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए स्वराज होगा कि भाई मैं अपना जहां जाना चाहूं वहां घूम सकूं बिना किसी से पूछे, रात को सड़क पे चलना चाहूं तो घूम सकूं बिना एनी काइंड ऑफ जो सेफ्टी इश्यूज है उसके। तो ये वो मेरे लिए स्वराज है। तो सबके लिए स्वराज का मतलब बड़ा अलग था जब गांधी जी ने इसकी कॉल लगाई। तो शहरों की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने काफी जोरों शोरों में स्वराज में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया। उन्होंने गांधी जी की कॉल को सुनकर लॉयर्स ने अपना लॉ प्रैक्टिस गिव अप कर दिया। स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। अब आप कहोगे यार हमारा भी ऐसा हो जाए नॉन कोऑपरेशन, हम भी स्कूल ना जाए, हम भी एग्जाम ना दे। बेटा हो गया, अब वो टाइम खत्म। ठीक है तो यहाँ सब ये सब करना शुरू कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सारे पार्टीज ने, कांग्रेस ने, काफी सारी पार्टीज ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, राइट। लेकिन एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, दैट डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। व्हाई? जस्टिस पार्टी जो थी वो मद्रास की एक पार्टी है ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, है ना, जो लोअर कास्ट की पार्टी थी। उनको ये लगा कि यार काउंसिल इलेक्शंस में हमेशा ब्राह्मण्स पार्ट लेते हैं, हमेशा ब्राह्मण्स जीते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पावर इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ द ब्राह्मण्स, है ना, अपर कास्ट। तो काउंसिल इलेक्शंस एक तरीका हो सकता है फॉर नॉन ब्राह्मण्स, जिनको आज तक कभी पॉलिटिकल पावर नहीं मिली थी, कि हमें भी वो पॉलिटिकल राजनीतिक शक्ति मिलेगी, वो पॉलिटिकल पावर मिलेगी। तो दे पार्टिसिपेटेड इन द काउंसिल इलेक्शंस। ये याद रखना, वन मार्कर की तरह आता है, राइट। अब आप कहोगे कि मैम कुछ फायदा हुआ? अच्छा, फॉरेन क्लॉथ भी बॉयकॉट किया गया, है ना। जो बाहर मशीन मेड क्लॉथ था उसको बॉयकॉट करके लोगों ने खादी क्लॉथ यूज करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे मैम इन सब चीजों का कोई फायदा हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हुआ। देयर वाज अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑन द ब्रिटिश, है ना। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करा गया। लिकर शॉप्स पिकेट की गई। लिकर शॉप्स मतलब जहाँ अल्कोहल, फॉरेन अल्कोहल बिकती थी, शराब बिकती थी, वहां की शॉप्स पे जो है ताला लगा दिया गया, किसी को एंट्री अलाउ नहीं की गई। फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया गया बड़े बड़े बॉनफायर्स पे। इंडियन टेक्सटाइल एनकरेज किया गया, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े इंडियन मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे उन्होंने भी खादी पहनना शुरू कर दिया और बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स में। इससे क्या हुआ, जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ था वो हाफ हो गया, फ्रॉम 102 करोड़ टू जस्ट 57 करोड़। दिस वाज अ ह्यूज लॉस टू द ब्रिटिश, राइट। तो जो बॉयकॉट मूवमेंट फैलने लगा कि बॉयकॉट, जैसे हैशटैग बॉयकॉट काफी आज भी चलता है, बॉयकॉट बॉलीवुड। अब ये सब बेकार की चीजें नहीं चलती थी उस टाइम। इट वाज बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड द आइडिया वाज टू प्रोड्यूस इंडियन हैंडलूम एंड इंडियन क्लॉथ, राइट। तो इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ ऑन द ब्रिटिशर्स। हाउएवर ये मूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक शहरों में नहीं चल पाया। क्यों? आप खुद सोचो ना क्यों। पहली बात तो देखो यार, स्कूल छोड़ना एक बात होती है, आपने नौकरी छोड़ दी, पर कब तक
छोड़ोगे उसको। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऑल्टरनेटिव स्कूल्स, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, लीगल ऑफिसेज एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाने लगे, लॉयर्स वापस लॉ प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि खादी कपड़ा पहनना तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा महंगा था, तो गरीब लोग बहुत टाइम तक खादी कपड़ा नहीं पहन पा रहे थे। शहरों में भी लोग वापस से मशीन मेड गुड्स पे वापस आ रहे थे, ठीक है। सो दैट ऑल्सो लेड टू अ स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मूवमेंट वाज सक्सेसफुल, बट बहुत लंबे टाइम तक ये मूवमेंट नहीं टिक पाया, ठीक है। दूसरा है रिबेलियन इन दी कंट्री साइड। ये तो शहरों की बात हुई। गांव में लोगों ने स्वराज का क्या मतलब निकाला। अब गांव में ना लोगों ने दो तरीके के लोगों के बारे में हम बात करेंगे। एक वो वाले गांव वाले जो फार्मर्स हैं, और वो वाले गांव वाले जो ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं। दोनों ने स्वराज अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। गांव की बात करें तो आपकी किताब में अवध के बारे में दिया गया है कि अवध के जो फार्मर्स थे वो मतलब, अच्छा अब यहाँ पर बिफोर वी कम टू दिस आपको समझना होगा, स्वराज का मतलब होता है अपना राज। अब अपना राज किसके अगेंस्ट? जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। अब वैसे तो देखा जाए कि आप क्लास में देख लो, आपकी टीचर है, आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क देती है, आपको गंदे मार्क्स देती है, आपको परेशान करती है, तो आपको क्या लगेगा? आपका दुश्मन कौन है? टीचर, है ना। वो आप पे अत्याचार कर रही है, तो आपके लिए स्वराज क्या होगा? टीचर से मुक्ति, होमवर्क से मुक्ति। बट अगर आप सोचो तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ये सब करा रहा है, या CBSE, मतलब एक बड़ा दुश्मन कोई और है। तो यहाँ पर बड़ा दुश्मन ब्रिटिशर्स था। बट फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए पता है दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स नहीं था, तालुकदार्स और जमींदार्स थे, जो इंडियंस ही थे। तो तालुकदार्स और जमींदार्स और फार्मर्स के बीच में बड़ा मतभेद था, बड़ा आर्ग्यूमेंट था। फार्मर्स को तालुकदार और जमींदार से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेंट लगाया जाता था, उनसे बेगार वर्क कराया जाता था। बेगार वर्क मतलब फ्री का वर्क, बिना कोई पैसा दिए, है ना। तो वो वाला काम कराया जाता था, और उनका खुद की ज़मीन नहीं थी, है ना। दे डिड नॉट हैव देयर ओन ज़मीन। तो ये सब काफ़ी तकलीफें थी अवध के फार्मर्स को। तो उनके लिए दुश्मन था उनका तालुकदार और जमींदार्स। अब उनको यूनाइट करने वाला जो लीडर था वो था बाबा रामचंद्र, हु वाज अ सन्यासी। सन्यासी जैसे पंडित वगैरह होते हैं जो सब मोह माया छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। और उससे पहले वो फिजी में इंडेंजर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर, फ्री में काम, जो जबरदस्ती एक तरीके से स्लेव की तरह काम कराया जाता था उनसे फिजी में। वहाँ से भाग के आए थे वो इंडिया, सन्यासी बन गए थे, और उन्होंने सारे फार्मर्स को यूनाइट किया था बाबा रामचंद्र ने फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उस बात पे मैं आती हूँ। तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, खुद की ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन से कभी भी बाहर निकाला जाता था, उनसे बेगार वर्क कराया जाता था, और उन पर बहुत ज़्यादा रेंट लगाया जाता था। तो उनकी डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबॉलिशन ऑफ बेकार। बाबा रामचंद्र और फार्मर्स ने मिलकर काफ़ी गाँव में नाई धोबी बंद भी शुरू किए। नाई धोबी बंद क्या होता है? नाई मतलब बार्बर, जो आपके बाल काटता है, धोबी मतलब जो आपके कपड़े धोता है। तो उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट ना करना मतलब हम काम करना ही बंद कर देंगे, है ना। हम लोग जमींदार तालुकदार इन लोगों के घर में काम करते हैं, इन लोगों के बाल काटते हैं, इन लोगों के कपड़े धोते हैं, इन लोगों के बर्तन धोते हैं, हम ये सब करना ही बंद कर देंगे। सो दैट वाज देयर वे ऑफ इंटरप्रिटिंग स्वराज। वो उनका तरीका था ऑफ नॉट कोऑपरेटिंग एंड रेजिस्टिंग अगेंस्ट देयर अत्याचारी, देयर एक्सप्लॉइटर्स, जो थे नॉट द ब्रिटिशर्स बट तालुकदार्स एंड जमींदार्स, राइट। अब क्या हुआ, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन में मिलके एक औध किसान सभा एक एस्टैब्लिश की, जहां पर फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। औध किसान सभा इतनी पॉपुलर हुआ कि वो उनके 300 ब्रांचेस खुल गए। अब ऐसा लग रहा है ना कि यार मूवमेंट तो काफ़ी ज़ोरों शोरों में चल रहा है ना विलेजेस में, लेकिन यहाँ क्या परेशानी होने लगी कि क्योंकि फार्मर्स अपने दुश्मन ब्रिटिशर्स को नहीं देखते थे बल्कि तालुकदार और जमींदार को देखते थे, तो उन्होंने तालुकदार और जमींदार के घर को लूटना शुरू कर दिया। गांधी जी का नाम लेके वायलेंस करना शुरू कर दिया, है ना, मारना पीटना शुरू कर दिया तालुकदार और जमींदार को। तो इसके वजह से कांग्रेस लीडरशिप खुश नहीं थी, क्योंकि आपको याद रखना है कि कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत सारे जमींदार और तालुकदार भी थे, है ना। तो वो इस बात से खुश नहीं थी और उन्होंने इस मूवमेंट को गांव में सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि ये और वायलेंट भी हो गया था मूवमेंट। ये मूवमेंट गाँव में भी थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज ट्राइबल्स। ट्राइबल्स में क्या परेशानी थी? अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है किसी को खुश नहीं रखते थे, है ना।
बवासीर, किसी को खुश नहीं रखते थे, ट्राइबल्स को भी उन्होंने खुश नहीं रखा। हाँ, ट्राइबल्स का भी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि उनसे जो उनका जंगल था वो उनसे छीन लिया गया था, उनके ऊपर बहुत टैक्सेस लगाया जाता था, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स और ट्रेडिशनल पावर्स थे वो ट्राइबल से छीन लिए गए थे और उनको अलाउ नहीं किया था कि वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस यूज़ कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। अब जब गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन स्वराज की कॉल आई तो ट्राइबल्स इस बात से काफ़ी कूदे में आ गए कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ गुदेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। यहाँ के लीडर थे एल्यूरी सीताराम राजू। एल्यूरी सीताराम राजू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे। लोग ऐसा बोलते थे कि वो जादू कर सकते हैं, कि वो एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, बुलेट शॉट से बच सकते हैं। इस तरीके का उनका एक हीरो का एक वर्चस्व था, एक आइडेंटिटी थी। तो जब एल्यूरी सीताराम राजू को गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के बारे में पता चला तो काफ़ी खुश हुए। उनको गांधी जी बहुत पसंद थे, गांधी जी का स्वराज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बहुत पसंद था। उन्होंने लोगों को बोला कि देखो शराब वराब पीना बंद करो, खादी पहनो और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ो। लेकिन एल्यूरी सीताराम राजू ये मानते थे कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम आवाज़ करेंगे, बिना आवाज़ करे बहरों को सुनाई नहीं देगा, है ना, आवाज़ तेज होनी चाहिए। तो एल्यूरी सीताराम राजू बिलीव्ड इन वायलेंस टू एस्टैब्लिश लिबर्टी और फ्रीडम। तो गांधी जी से इस बात में वो थोड़े अलग थे। तो उन्होंने गुरिल्ला मिलिटेंट वॉरफेयर शुरू किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। गुरिल्ला क्या होता है? जहां पर हम गुरिल्लास को लाते हैं वो लड़ाई करते हैं, नहीं, गुरिल्ला होता है जब आप छुप छुप के, है ना, जैसे इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर को मार दिया ब्रिटिशर्स के, किसी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, इस तरीके से अपने एनिमी को वीक करते हो। तो गुरिल्ला मिलिटेंट वॉरफेयर शुरू की गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनके पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया, पुलिस ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा गया और मूवमेंट काफी वायलेंट हो गया। फाइनली एल्यूरी सीताराम राजू को 1924 में ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, हैंग कर दिया, एंड दैट इज व्हाई द मूवमेंट काइंड ऑफ स्लोड डाउन इन द ट्राइबल एरिया आल्सो। ठीक है, तो स्वराज के काफी अलग अलग मीनिंग्स थे, फॉर पेजेंट्स, फॉर ट्राइबल्स, फॉर एवरीवन। अच्छा, आपकी किताब में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर की तरह आया है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भी एक मूवमेंट, एक पेजेंट मूवमेंट को लीड किया था इन बारदोली, अ तालुका इन गुजरात, अगेंस्ट द एन्चैंटमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना, मतलब लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में एक सत्याग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बस याद रखना, बारदोली सत्याग्रह वो स्टार्टेड बाय वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। चलो अब हम बात करते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस। अब गांव में अगर हम बात करें तो फार्मर्स भी है ना, ट्राइबल्स भी है, और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली प्लांटेशंस भी बहुत हुआ करते थे, जैसे इंडिगो प्लांटेशंस हो गए, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन। इन प्लांटेशन में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनसे बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, और जब उनका मन करता था कि वो वापस घर जाए तो उनको घर वापस भी नहीं जाने दिया जाता था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसके अंतर्गत प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट ब्रिटिश विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, और वो परमिशन रेयरली दी जाती थी। तो उनके लिए स्वराज क्या होगा? प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज होगा कि दे शुड बी अलाउड टू मूव फ्रीली इन द प्लांटेशन, कि उनको फ्रीली अलाउ करना चाहिए मूवमेंट करने के लिए, एंड घर अलाउ, वापस घर गाँव जाना उनको अलाउ करना चाहिए, है ना। तो जब उनको आया गांधी जी का स्वराज का कॉल, तो प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि गांधी राज आ गया है, अब हम स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र भारत का नारा लेके वो लोग चल पड़े। उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया, वो घर चल पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या फिर मैं क्या बोलूँ कि उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ही कुछ वर्कर्स के ना काम के आने की वजह से ट्रेनें नहीं चल रही थी। तो ट्रेनें जब नहीं चल रही थी तो जब प्लांटेशन ओनर्स को इसके बारे में पता चला तो उनको वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डंडे से पीटा गया और उनको वापस प्लांटेशन जो है भेज दिया गया। तो मूवमेंट वहीं पर खत्म हो जाता है। दे वर स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक एंड दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। ठीक है, अब
अब ये मूवमेंट एज यू कैन सी काफी जगह काफी ज्यादा चला, बट ये मूवमेंट गांधी जी ने अल्टीमेटली कॉल ऑफ किया बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? चौरी चौरा गोरखपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 4 फरवरी 1922 को, है ना, एक पीसफुल प्रोसेशन पे जो ब्रिटिश पुलिस है वो अटैक कर देती है, जिसके अगेंस्ट इंडियंस को गुस्सा आ जाता है। गांधी जी ने तो बोला था कि बेटा एक गाल पे चाटा पड़े तो दूसरा गाल दिखा देना। लोगों ने यार दूसरा गाल नहीं दिखाया, लोगों ने भाई बोला भाई एक गाल पे भी चाटा कैसे मारा तुमने, और उन्होंने पुलिस स्टेशन ही जला दिया जहां 22 पुलिसमैन डाइड दैट डे। बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी सेड कि मूवमेंट, अभी लोग इंडियन पीपल आर नॉट रेडी फॉर अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, मूवमेंट बहुत वायलेंट हो चुका है और गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। ही कॉल्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि क्या ये मूवमेंट एक फेलियर था? ये आप देख सकते हो चौरी चौरा, यहाँ पर मरे हुए पुलिस मैन को रखा गया है, ठीक है। एंड महात्मा गांधी आफ्टर हियरिंग अबाउट दिस मूवमेंट कॉल्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर हियरिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। नाउ कैन यू कॉल दिस मूवमेंट अ फेलियर? देखो यार, हाँ, आप अगर सोचो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च टू गेट इंडिपेंडेंस, स्वराज, और हमको स्वराज नहीं मिला, तो यस इट वाज अ फेलियर। लेकिन क्या ये कंप्लीट फेलियर है? नहीं, क्योंकि पहली बार एक पैन इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। आपका चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई? तो अगर आप देखो, पहली बार पेजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने, जो आपके प्लांटेशन वर्कर्स ने, शहरों के लोगों ने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सोची, लोगों ने पूरी देश के बारे में सोचा। एक आइडेंटिटी उनके दिमाग में आई कि हम सब किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो हमसे बड़ा है, जो एक राष्ट्र के लिए है। तो एक तरीके से व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर स्वराज, दे वर फाइटिंग फॉर अ स्वतंत्र भारत। तो ये भारत की आइडेंटिटी इमर्ज हो रही थी इन मूवमेंट्स के थ्रू, है ना। इट इज थ्रू दीज मूवमेंट्स दैट दे रियलाइज कि उनकी लॉयल्टी सिर्फ उनकी लोकेलिटी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, देशवासियों के लिए है। तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं ये मूवमेंट एक फेलियर नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ? 1922 में जब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो उसके बाद अगला मूवमेंट 1930 को शुरू होता है। तो ये इन 8 सालों में क्या कर रहे थे हम लोग, हम देशवासी? 1930 में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? क्या उसमें हम सक्सेसफुल थे? क्या उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली? ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा, पता है कि ये वाला चैप्टर आपका शुरू होता है विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो होता है 1914 से 1918, जिसने जो है पूरे दुनिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बदल ली थी। वैसे तो इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पार्ट लिया था, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी वॉर को फाइनेंस करने के लिए इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए थे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। हमारे देश में वैसे ही इतना फूड शॉर्टेज और फैमिन हो रहा था, एपिडेमिक फैल रहा था। हमारे यहाँ विलेजर्स को फोर्सफुली रिक्रूट कराया था हमारे आर्मी में, ब्रिटिशर्स की आर्मी में, जिसके वजह से इंडियंस के अंदर कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुस्सा उत्पन्न होने लगा था। और उस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए, उस गुस्से को राष्ट्रवाद में बदलने के लिए हमारे देश में आते हैं जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी। और आते ही वो खाते हैं केक। क्यों? क्योंकि केक टेस्टी होता है। ये कैसा प्रश्न है? केक मतलब आज यू गाइस नो, वो चंपारण जाते हैं, खेड़ा जाते हैं और अहमदाबाद जाते हैं, और वहां पर जो इंडिगो फार्मर्स है, पेजेंट्स है, मिल वर्कर्स है, उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमने कर लिया है। अब जब ये छोटे छोटे मूवमेंट्स लॉन्च कर लेते हैं, उनके दिमाग में आता है कि इट इज टाइम टू लॉन्च अ बिग मूवमेंट। तो उसी टाइम जो है, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारे देश में हो रही थी, तो 1919 को ब्रिटिशर्स लॉन्च करते हैं द राउलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स और पुलिस वालों के पास अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है टू पुट एनी पॉलिटिकल प्रिजनर इन जेल विदाउट एनी ट्रायल। तो नो अपील, नो वकील, नो दलील। इस लॉ को, इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है बाय ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग। एंड फाइनली इसके अगेंस्ट अप्रैल 1919 में जो है राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है बाय गांधी जी। तो स्ट्राइक्स होती है, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट किया जाता है, शॉप्स क्लोज डाउन, लिकर शॉप्स पिकेट की जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो राउलेट सत्याग्रह है, ये थोड़ा सा कुछ जगह वायलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एक बहुत वायलेंट क्लैम्पडाउन करते हैं और वायलेंटली लोगों को वहां दबा देते हैं, लोगों की नाक रगड़वाते हैं जमीन पे, क्रॉलिंग ऑर्डर्स निकालते हैं जिसमें लोगों
को क्रॉल करके जो है सड़क पे चलना होता है, साहिब साहिब बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत बेइज्जती, बहुत ह्यूमिलिएट करा जाता है इंडियंस को जब वो रॉलेट सत्याग्रह में पार्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सबसे पॉपुलर इंसिडेंट, दैट इज 13 अप्रैल 1919 को, दैट इज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में आपको पता है क्या है कि जनरल डायर ने कर्फ्यू या मार्शल लॉ लगाया होता है, जिसका उल्लंघन करते हुए लोग जब बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में मिलते हैं तो जनरल डायर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। इट इज नोन एज अ जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि बिना किसी वार्निंग के दिए लोगों को मार दिया जाता है। जब ये मूवमेंट के बाद लोग भी इंडियंस इसको सह नहीं पाते तो बहुत वायलेंट हो जाता है मूवमेंट, तो गांधी जी इस पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। पर इस पॉइंट तक गांधी जी को ये रियलाइज हो जाता है कि अब मुझे अगर कोई मूवमेंट लॉन्च करना है तो बड़ा करना है, जो सबको, हिंदू को मुस्लिम को यूनाइट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना। तो उनके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत। खिलाफत इशू क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1919 में ख़त्म हो जाता है। इसमें ब्रिटिश जो है वो विक्टर निकल के आती है, मतलब वो जीत जाती है वॉर, और वन ऑफ द डिफीटर्स जिसको डिफीट किया जाता है इज द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया जाता है। अब एक ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर है उसको बुलाते हैं खलीफा, who is considered to be a Muslim spiritual leader of all the Muslims of the world। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू में कोई होगा कि यार ये पंडित तो हम सबके पंडित हैं, वैसे खलीफा इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो ये पता चल रहा था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत गई थी तो इसीलिए वो खलीफा के ऊपर एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग और हार्श ट्रीटी इम्पोज करने वाले थे, जिससे खलीफा की पावर भी कम हो जाएगी, उसकी टेरिटरी भी उसे छिन जाएगी। तो इंडियन मुस्लिम्स को ये बात पसंद नहीं आई, एंड दैट इज वाई दो टू ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली मेट इन बॉम्बे in March 1919, ठीक है, टू फॉर्म द खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी फॉर्म करते हैं। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है तो वो शौकत अली और मोहम्मद अली के पास जाते हैं और बोलते हैं यार मेरा भी मन है एक मूवमेंट लॉन्च करने का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का, क्यों ना हम नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत इशू को एक साथ लॉन्च करें। ये प्रपोजल लेके वो जाते हैं सबसे पहले इन द कैलकटा सेशन ऑफ 1920, जहां पर ये प्रपोजल रखा जाता है, और फाइनली इन द नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है और जनवरी 1921 में इट इज लॉन्च्ड। अब जब ये सब होता है तो देयर इज वन पार्टी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, एक पार्टी होती है जो बोलती है कि हम ये मूवमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना है। उनका ये मानना होता है कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेके अंदर से ब्रिटिशर्स को खोखला करेंगे, हमें मूवमेंट नहीं करना। जल्दी से बता दो, द नेम ऑफ द पार्टी इज जस्टिस पार्टी, हु डिसाइड टू टेक पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस। ठीक है, जस्टिस पार्टी जो है एक नॉन ब्राह्मण पार्टी होती है साउथ की, मद्रास की, जो जहाँ पर दलित्स होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं, और उनका ये मानना होता है कि टेकिंग पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस इज अ वे फॉर अस टू गेट पॉलिटिकल पावर, कि इस बहाने हमें जो है पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होगी जो अभी तक हमारे हाथ में नहीं थी, है ना। तो वो काउंसिल इलेक्शन में बात लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है। हमने पढ़ा कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में गया, पर शहरों में इतना ज़्यादा तेज से नहीं फैल पाया क्योंकि खादी बड़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे फॉर लॉयर्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, है ना। तो मूवमेंट थोड़ा धीरे हो गया। कंट्री साइड में, गाँव में, अवध में कैसे फैला, पर वहाँ प्रॉब्लम थी कि मतभेद जो है गाँव वालों का, पेजेंट्स का ब्रिटिशर्स के साथ नहीं था बल्कि ताल्लुकदार और जमींदार की तरह था। उन्होंने नाई धोबी बंद लॉन्च किए ताल्लुकदार और जमींदार के खिलाफ। गांधी जी के नाम पे काफी वायलेंस होने लगा, जिसके वजह से वहां पर भी कांग्रेस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया फार्मर्स का,
मूवमेंट जो है लॉन्च हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे ट्राइबल्स के बीच में राजा अल्लूरी सीतारमन राजू काफ़ी पॉपुलर होते हैं, उन्हें गांधी जी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी पसंद आता है, लेकिन उनको वायलेंस अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि वायलेंस के थ्रू, ओनली थ्रू गुरिल्ला मिलिटेंट वॉरफेयर हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। बट जब उनको अरेस्ट कर दिया जाता है आई थिंक इन 1924, तो पूरा मूवमेंट, या 1922, एक बार बताना, पूरा मूवमेंट वहाँ भी थोड़ा धीमे हो जाता है। फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां पर एक पीसफुल प्रोसेशन पे जब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स अटैक करते हैं, तो इन रिस्पॉन्स जो हमारे पीसफुल प्रोसेशन वाले इंडियंस हैं वो जाके पुलिस स्टेशन ही जला देते हैं। भाई तुम हमें छूओगे, हम जला देंगे तुमको, है ना। तो पुलिस स्टेशन को ही जला देते हैं, बिकॉज ऑफ विच 22 policemen are killed, 22 policemen die, and because of this violent movement, गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि शायद इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर अ पीसफुल सत्याग्रह, शायद इंडियंस अभी रेडी नहीं है सत्याग्रह का रियल मीनिंग समझने का, एंड दैट इज वाई इस मूवमेंट को भी वो कॉल ऑफ कर देते हैं, है ना। गांधी जी तो बस ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ। एनीवेज, तो उन्होंने इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला पार्ट समझना कि कांग्रेस में दो हिस्से हो गए थे, ठीक है। एक जो कांग्रेस का हिस्सा था वो पुराने थोड़े बड़े लीडर्स का, सीनियर लीडर्स का था, जिनको हम नरम दल भी बोलते हैं, नरम दल या फिर मॉडरेट्स, ठीक है। दे आर नोन एज नरम दल। पहले मुझे लगा नरम दल नहीं, नरम दाल। एनीवेज, नरम दल जो मॉडरेट्स हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों को ये लग रहा था दैट इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अनदर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए, प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हमें ये मिला है। तो लेट मी एक्सप्लेन। एक एक्ट पास हुआ था बाय ब्रिटिशर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, जिसके अंतर्गत स्टेट इलेक्शंस, जैसे हमारा स्टेट इलेक्शंस होते हैं वैसे प्रोविंशियल इलेक्शंस में इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि जब हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो वी शुड बी टेकिंग पार्ट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस में पावर लेके जीत के हम गवर्नेंस में चेंज ला सकते हैं, हम लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, ये इनका मानना था। बट दूसरे साइड कांग्रेस के कुछ गरम दल के लोग थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट, कुछ रैडिकल, कुछ यंग लीडर्स थे। उन्होंने बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए टेबल पे पड़े हुए छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़े, हमें तो पूरा बिस्किट चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, हमें लॉन्च करना है एक ऐसा मूवमेंट जो हमें पूर्ण स्वराज देगा। तो उसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। अब किस साइड जो है स्टीयरिंग, किसको स्टीयरिंग मिलेगी इंडिया की गाड़ी की, वो डिसाइड होता है बाय द पॉलिटिक्स ऑफ 1920s। 1920s में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके वजह से इन दोनों दल में एक दल के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है। मजा आ रहा है? पावर स्ट्रगल, है ना, ये है बस असली गेम ऑफ थ्रोन्स। ऑलराइट, चलो, तो पहला इंसिडेंट जो होता है वो होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन। व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? हम तो डिप्रेशन में है ही, क्या हमें लेक्चर देखना पड़ रहा है? इकोनॉमी भी डिप्रेशन में चली जाती है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब आप सीधा जा रहे हो, फिर आप गड्ढे में गिर गए, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, इफ यू लाइक, ऑब्वियसली अगर आप चलो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, आपने 9th में पढ़ा था तो, पर मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इफ यू रिमेंबर, है ना, यूरोप की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। यूरोप के पास, जर्मनी के पास, ब्रिटेन के पास, किसी के पास पैसा नहीं बचा था। तो यूएस यूरोप वालों को काफ़ी पैसा लोन में देता था, है ना। बट क्या हुआ कि 1930 तक आते आते यूएस की इकोनॉमी ही गिर गई। तो यूएस की इकोनॉमी गिर गई तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। जब खुद आपके पास पैसा नहीं है तो किसी और को थोड़ी ना पैसा दोगे, तो यूरोप को उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अब यूरोपियंस के पास जब पैसा नहीं था तो उन्होंने इंडिया से जो चीजें मंगवाते थे, जैसे मसलिन क्लॉथ हो गया, स्पाइसेस हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, वो खरीदना बंद कर दिया, जिसके वजह से इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे गुड्स के, है ना, वो गिरने लगे। अब हमारे यहाँ कोई सामान नहीं खरीद रहा है, इतना हमारे पास संतरा पड़ा है, कॉटन पड़ा है, सिल्क पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा। तो इसके वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने लगे, डिमांड वर्ल्ड वाइड जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिक्लाइन होने लगी। इस टाइम पे पर ब्रिटिशर्स को पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू और रेंट पेजेंट्स का बढ़ा दिया।
उन्होंने कहा हमें नहीं फर्क पड़ता, कोई तुम्हारा सामान नहीं खरीद रहा, हमें तो रेंट टाइम पे चाहिए। तो पेजेंट्स जो है वो उनका कोई सामान खरीद नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा हम रेंट कहाँ से दें, है ना, किडनी बेच दे। एनीवेज, तो उन्होंने कहा हम रेंट नहीं बेच पा दे पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो कंट्री साइड गाँव में टर्मोइल में थी चीज़ें, टर्मोइल मतलब इधर उधर हो रही थी चीज़ें, लोग काफ़ी परेशान थे, ब्रिटिशर्स से परेशान थे क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो लोगों के अंदर गुस्सा था ब्रिटिशर्स के प्रति। फिर क्या हुआ, दूसरा इंसिडेंट जो 1920s में होता है इज कमिंग ऑफ द साइमन कमीशन। हु इज साइमन कमीशन? एक 3 मेंबर कमिटी इंडिया में आती है दैट इज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। ये इंसान जो आपको दिख रहे हैं, फूल वूल है इनके, तो सर जॉन सर जॉन साइमन इज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। और ये लोग इंडिया आते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इंडिया में बड़ा सुंदर सुंदर फूल है, बगीचा है। नहीं, वो इंडिया आते हैं बिकॉज दे वांटेड टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव, वो बोलते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, जो होगा ही एक दिन, तो हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है डेवलप करने आए हैं। बट गेस व्हाट, इस कमिटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो संविधान हमारा बनाने आ रहे हो और इंडियन एक भी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई तो इंडियन मेंबर होना चाहिए था। तो क्या हुआ कि हमारे जो सारे लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को गलत माना। एंड इन मद्रास सेशन में इन 1927 कांग्रेस मद्रास सेशन में उन्होंने डिसाइड किया कि जब 1928 में साइमन कमीशन आएगा तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, वी विल रिजेक्ट द साइमन कमीशन। एंड वही हुआ, साइमन कमीशन आया, ब्लैक फ्लैग्स लेके हम लोग वहाँ खड़े हो गए, साइमन गो बैक। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन इट। एंड बट इस पॉइंट तक, है ना, सारी जो लोगों को लग गया था कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये एक नंबर की मक्कार है, झूठी है ना। तो क्या हुआ कि लोग, पीपल स्टार्टेड फेवरिंग द यंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं भागेगी, इनको तो मडहंटरों से मारना पड़ेगा, है ना। तो पीपल स्टार्टेड फेवरिंग द यंग साइड ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पे जब साइमन गो बैक चल रहा था तो हमारे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड अर्विन। और लॉर्ड अर्विन ने गांधी जी को बोला कि आई विल ऑफर अ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन मतलब कि तुम लोग ब्रिटिश राज के अंडर ही रहोगे बट तुम्हारा खुद का देश होगा, तुम खुद गवर्न कर सकते हो। बट उसका कुछ डेफिनेशन नहीं थी कि कब आएगा। जैसे नहीं होता, मम्मी कहेंगी बेटा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी, कब लाओगे, कब मेरे पेट में जाएगा, जब तक ये नहीं बताते वो बेकार प्रॉमिस है ना। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा ये कैसा प्रॉमिस है, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, कब दोगे, है ना, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन तो दो। तो जब ये नहीं दिया गांधी जी को तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड अर्विन ने गांधी जी को लंदन बुलाया था, गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हमें नहीं समझ आ रहा है ये डोमिनियन स्टेटस जो आप दे रहे हो, राइट। सो दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स एंड दैट इज वाई जो रेडिकल्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो ज़्यादा असर्टिव हो गए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। उन्होंने बोला ऐसे नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स, इनको तो हमें मूवमेंट के थ्रू एक वायलेंट नहीं बट एक भयंकर मूवमेंट के थ्रू इनको अपनी आवाज़ सुनानी होगी, राइट। एंड दैट इज वाई ऑन द December of 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में सबसे पहली डिमांड की गई ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस। हमें आधी नहीं, पौनी नहीं, हमें बिस्किट तो पूरा चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए इस बार। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी हमें बट सिंबॉलिकली कि बस ये इंडिपेंडेंस डे है, आज से हम सिर्फ स्वतंत्रता की ही बात करेंगे। ठीक है, पेट हमारा खाली है, हमें आधा पैसा नहीं चाहिए, हमें पूरी रोटी चाहिए, बात बस इतनी है। ठीक है, तो इस प्रण से अब हम आगे के सेशन में चलते हैं। अब महात्मा गांधी अब सोचने लग गए कि चलो अब तो हमें मूवमेंट करना है, ये डिसाइड हो गया मूवमेंट करना है, बट कैसा मूवमेंट करें। एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा इशू वो सामने लाना चाहते थे लोगों के, जिससे अमीर गरीब, रिच पुअर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब यूनाइट हो जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और गांधी जी थे बड़े होशियार, है ना, वो थे बड़े होशियार, तो एक बहुत अच्छा इशू सामने भी लाए। बट उस पर जाने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई।
साइमन कमीशन इसीलिए भी इतना ज़्यादा एक मेजर इशू बना लोगों के लिए, क्योंकि जब पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था तो ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी थी हमारे पीसफुल प्रोसेशन पे, और उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर लाला लाजपत राय को मार भी दिया था, मार मार के ही वॉज किल्ड। एंड दैट इज वाई लोगों के अंदर एक गुस्सा भी था कि बस बहुत हुआ, अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को थम्स अप दे दो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगी। और अगर समझ नहीं आ रहा थोड़ा मुंह धो के आओ बच्चों, है ना, मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा खून जलना चाहिए अपना सोच के कि भाई ये सब हुआ था हमारी हिस्ट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब गांधी जी बड़े होशियार, उन्होंने सोचा कि भाई क्या एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को बिल्कुल यूनाइट कर देगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उनके दिमाग में आया खाना खाते हुए नमक। नमक, क्या आपके दांत में नमक है? नहीं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो गांधी जी ने कहा हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक है और ये नमक बड़ा महंगा है। तो गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट इज अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूम्ड बोथ बाय द रिच एंड द पुअर, है ना, सब कंज्यूम करते हैं, अमीर हो या गरीब हो, राइट। बट ब्रिटिश लॉ के अंडर सॉल्ट का मैन्युफैक्चर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे। तो सॉल्ट कुड ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड, सॉल्ट के मैन्युफैक्चर पे मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही थी। एंड नॉट जस्ट दैट, राइट, सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी हमको पे करना पड़ता था। मतलब तुम प्रोड्यूस भी तुम ही कर सकते हो और इसके ऊपर टैक्स भी हमको पे करना पड़ रहा है। और आपको पता है कि गरीब लोग या अमीर लोग सबको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर ऑन द 31st of January 1930 टू वाइसरॉय अर्विन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स। उन 11 डिमांड्स में बहुत सारी चीजें थी, कुछ डिमांड्स थी फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और एक जो स्टरिंग डिमांड थी, जो सबसे ज्यादा लोगों को उकसाने वाली बात थी, वो थी एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। उन्होंने बोला कि अगर आप 11 मार्च तक इन डिमांड्स को पूरा नहीं करते तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। लॉर्ड अर्विन ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने गांधी जी को हल्के में लिया, भाई क्या मूवमेंट लॉन्च करेगा, थोड़ा सा बड़ा बूढ़ा है, क्या ही मूवमेंट लॉन्च करेगा। तो महात्मा गांधी ने लेकिन अपनी बात मानी, और जब उनका डिमांड्स पूरे नहीं हुए, along with 78 of his volunteers, he started the डांडी मार्च। अब डांडी मार्च मतलब वो डांडी तक मार्च किए, है ना। So he started from साबरमती in गुजरात आश्रम, और वो डांडी तक he went about 240 miles, और वहाँ पर जाके उन्होंने सी वाटर को इवेपोरेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। he broke the British law। सिविल डिसोबीडियंस का क्या मतलब है कि मैं कोई लॉ ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने वो कानून तोड़ा ब्रिटिशर्स का सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके, एंड दिस इज व्हाट started the civil disobedience movement या फिर the डांडी मूवमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो उनका डांडी मार्च था, that was the start of the civil disobedience movement। ठीक है, अब मेजर है कि मैम ये डिफरेंट कैसे है नॉन कोऑपरेशन से। बेटा नॉन कोऑपरेशन में ये था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, कि अगर मम्मी पापा हमसे बात करें हम बात नहीं करेंगे, कहेंगे खाना खाओ हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। पर सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा रात के 9 बजे बाहर नहीं जाना, तो हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके गुंडागर्दी भी करेंगे, तो आप बिल्कुल ही लॉ तोड़ रहे हो, है ना। एक होता है नॉन कोऑपरेशन, एक होता है सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन में हमने बोला हम ब्रिटिशर्स के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम लोग जो है स्ट्राइक पे जाएंगे, हम लोग अपने स्कूल नहीं जाएंगे वगैरह। सिविल डिसोबीडियंस में आप जबरदस्ती लॉ तोड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। फार्मर्स ने बोला कि हम रेवेन्यू ही नहीं पे करेंगे, रेंट ही नहीं पे करेंगे, चौकीदारी टैक्सेस नहीं पे करेंगे। ऑफिशियल्स ने, लॉयर्स ने रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट लोगों ने, ट्राइबल्स ने जो है फॉरेस्ट लॉज तोड़ने शुरू कर दिए, है ना। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स इस बात से खुश नहीं थे, बल्ले बल्ले नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैंप डाउन किया इस पूरे मूवमेंट में। एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग खान अब्दुल गफर खान, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर था मूवमेंट का, ठीक है। काफी लोगों को मार दिया उन्होंने, महात्मा गांधी तक भी जेल में पहुंच गए थे, है ना। अब इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली काफी वायलेंस वापस से होने लगा। वायलेंस को आप रोक नहीं सकते, इतने बड़े मूवमेंट में ना वायलेंस रोकना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट्स, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोस्ट्स, जो भी स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिशर्स को सिंबलाइज करते थे, उसके ऊपर अटैक होने लगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख लोग जेल में थे, सोचो आप, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने मतलब वो क्या करते, मूवमेंट चल रहा था। अब वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन आए,
उन्होंने कहा आई हैव अ डील फॉर यू दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। गांधी जी ने बोला मैं जेल में हूँ, कौन सा डील लाए हो मेरे लिए, खाना ले आओ पहले, ठीक है, नमक वाला। तो लॉर्ड इरविन ने बोला तुम मेरे साथ लंदन चलो फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर हम लोग बातें करते हैं कि कैसे देश आगे बढ़ेगा, फ्यूचर ऑफ द कंट्री के बारे में, एंड इन रिटर्न मैं मैं आपके सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दूंगा, और इन रिटर्न आप जो है इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दो। तो गांधी जी ने सोचा कि यार ठीक है, सब लोग वैसे भी जेल में पड़े हुए हैं, लेट मी कॉल ऑफ दी civil disobedience movement. So he called off the civil disobedience movement and he went to London for the second round table conference. 2-4 धोतियाँ उन्होंने रखी क्योंकि उससे ज़्यादा वो कुछ पहनते नहीं थे, सड़ी हुई ठंड में, ब्रिटेन के भी, है ना। और वो जब ब्रिटेन पहुँचे तो उनको न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा भी कि आप इतने कम कपड़े पहन के क्यों आए हो, क्वीन से मिलने जा रहे हो भाई। तो उसने कहा क्वीन ने हमसे, मेरे लिए और मेरे पूरे देश के लिए आप ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं, है ना, मस्त सा उन्होंने रिप्लाई दिया था। तो एनीवेज फिर वो जब लंदन पहुँचे फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर बात बनी नहीं, जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी उनकी डिमांड्स मानी नहीं गई, एंड द एंटायर कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन, द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन, राइट। अब सरकार जब वो वापस पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है कितने बड़े धोखेबाज है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका एक भी दोस्त जेल से बाहर नहीं था, बल्कि पुलिस ने और ज़्यादा रिप्रेशन किया था, और ज़्यादा वायलेंस करके लोगों को दबा दिया था। खान अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग जो है जेल में थे, और महात्मा गांधी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। हाउएवर तब तक जो है मूवमेंट फिजल आउट हो गया था, क्योंकि लोगों ने बोला कि हम कोई वेल्ले थोड़ी ना है, तुम बोलो शुरू हो जाए, तुम बोलो घर जाओ घर जाए, नौकर थोड़ी ना हम तुम्हारे, है ना, कोई नल थोड़ी ना खोलो और बंद करो। तो लोग इस पॉइंट तक आते आते थोड़े परेशान हो गए थे गांधी जी से, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काइंड ऑफ fizzled out after that. अब हम आते हैं कि how was the movement seen by different people in different areas. ठीक है, जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, और बस उतना ही है आपका चैप्टर, ठीक है। चलो नाउ अब अगर हम फार्मर्स की बात करें तो रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स ने अलग अलग तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। जो आपके अमीर फार्मर्स हैं उसमें है पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ यूपी, जो काफ़ी एक्टिव थे मूवमेंट पे। उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका मेन डिमांड था कि जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू ब्रिटिशर्स उन पे डाल रहा है उस रेवेन्यू को कम किया जाए, दैट वॉज देयर मेन डिमांड, राइट। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हम भी खादी पहनेंगे, हम भी फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट करेंगे, हम भी जो है रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, और उन्होंने काफ़ी सारे ज़ोरों शोरों में इस मूवमेंट में पार्ट लिया। हाउएवर जब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया विदाउट द रेवेन्यू बीइंग रिड्यूस, विदाउट दैट डिमांड बीइंग मेट, वो काफ़ी दुखी हो गए, और जब मूवमेंट को रिलॉन्च किया गया उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम पुअर फार्मर्स की बात करें तो आपको पता है कि पुअर फार्मर्स का मेन मतभेद किससे था, उनका मेन लड़ाई झगड़ा किससे था, ब्रिटिशर से नहीं था, ताल्लुकदार और जमींदार से था। तो वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स को उनको रेंट देना है ना, ताल्लुकदार को रेंट देना है, वो माफ हो जाए, राइट। तो पर अगेन यहाँ पर कांग्रेस जो है इनका सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस जमींदार और ताल्लुकदार खुद थे, तो बहुत जगह नो रेंट कैंपेन इन्होंने शुरू किया था, बट द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट देम, तो दैट इज वाई दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। इतना बिजनेस क्लास में ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि टिल बाय द टाइम वी कम टू 1930 काफ़ी सारे बड़े बिजनेसमैन हो गए थे इंडिया के। देखो यार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इंडिया के लिए वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि सारे जो ब्रिटिश फैक्ट्रियां थी सब लोग जो है वॉर एफर्ट में बिजी हो गए थे। तो इस टाइम पे इंडिया के लिए प्रोड्यूस करने के लिए और इवन वॉर एफर्ट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज सेटअप होने लगी थी। तो इंडियन बिजनेसमैन के पास काफ़ी पैसा आ गया था और काफ़ी पावर भी आ गई थी। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। पर प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के वजह से उनका बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड था। कहाँ वो 100 करोड़ का प्रॉफिट बना सकते थे, पर वो 10 करोड़ का ही बना रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको बड़ा नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी 2 डिमांड्स है। पहला, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड, है ना। वो चाहते थे कि जो सामान ब्रिटिश से इंडिया आ रहा है और इंडिया में बिक रहा है उससे हमें प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये लोग बड़े चालू थे यार। ये लोग क्या करते थे ना, अगर अपनी टी शर्ट इंडिया में बेच रहे हैं तो सरकार जो है प्रोड्यूसर्स को बड़ा पैसा देती थी, जिससे वो टी शर्ट सिर्फ 2 रुपये में बेचे। अब हमारे प्रोड्यूसर्स 2 रुपये में नहीं बेच सकते ना एक टी शर्ट, उनको तो बहुत महंगा पड़ रहा है, टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं, तो वो टी शर्ट 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो उनका टी शर्ट कोई खरीदता नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, हमें अपने ये जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड है इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स।
और दूसरा, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो शुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो ऐसा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने कि रुपी को तो काफ़ी सस्ता कर रखा था रुपीस को, और जो स्टर्लिंग था, जो उनका करेंसी था, उसको काफ़ी महंगा कर रखा था। तो जो वो लोग हमारे यहाँ आते थे तो हर चीज़ उन्हें सस्ती मिलती थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये गलत बात है, रुपी स्टर्लिंग रेशियो को बेटर करो और जिससे कि हमें प्रोटेक्शन भी मिले और हमारा सामान भी बिके, इंपोर्ट्स डिस्करेज हो। ठीक है, सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जी.डी. बिरला, जिन्होंने काफ़ी फिक्की ICI जैसे इंस्टीट्यूशंस भी ओपन करे, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी उन्होंने सेटअप की। उन्होंने जो है काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कांग्रेस को ड्यूरिंग द एंटायर मूवमेंट। उन्होंने फॉरेन गुड्स भी खरीदना बंद कर दिया। हाउएवर, 2 रीजंस के वजह से उन्होंने मूवमेंट को बाद में सपोर्ट करना बंद कर दिया था, है ना, स्पेशली जब सेकेंड टाइम मूवमेंट को वापस से लॉन्च किया गया। 2 मेजर रीजन क्या था? पहला तो ये कि उन्हें ऐसा लगा कि मूवमेंट थोड़ा वायलेंट हो रहा है, और देखो वायलेंट मूवमेंट विल डिसरप्ट बिजनेस और प्रॉफिट मार्जिन पे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, तो दैट इज वाई दे स्टॉप्ड सपोर्टिंग द मूवमेंट। दूसरा मेन रीजन ये कि कांग्रेस की जो ये यंग लीडरशिप थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, थोड़े सोशलिस्ट हो रहे थे। सोशलिस्ट मतलब थोड़ा सा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है ना, जो आपने 9th में भी पढ़ी है कि भाई सबका वेलफेयर हो, प्रॉफिट से अलग सोच हो गई थी उनकी, तो ये बात उनको पसंद नहीं आ रही थी। दैट इज वाई व्हेन द मूवमेंट वाज रीलॉन्च्ड अगेन दे डिड नॉट सपोर्ट इट एज मच, है ना, उन्होंने फिर उसका सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब जहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लास का सपोर्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो वर्किंग क्लास था उनका इतना सपोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो गई ना बच्चों कि भाई वर्किंग क्लास की दुश्मनी ब्रिटिशर्स से नहीं थी, वर्किंग क्लास की दुश्मनी थी इंडस्ट्रियल ओनर से, इंडस्ट्रियल क्लास से। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला से थी इनकी दुश्मनी। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था बेटर वेजेस, इनको चाहिए था बेटर वर्किंग कंडीशन, है ना। अब ब्रिटिशर्स इनका कैसे सपोर्ट करे? एक तो तुम पैसा ले रहे हो इंडस्ट्रियल ओनर का, तो तुम इन लोगों का कैसे सपोर्ट करो जो इंडस्ट्रियल ओनर के खिलाफ है? तो कांग्रेस इनको इतना सपोर्ट नहीं करे, एक्सेप्ट फॉर कुछ एरियाज जैसे नागपुर में थोड़ा सा वर्कर्स ने, डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट ओवरऑल जो है इतना ज़्यादा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। One major group that did participate in the civil disobedience movement was women. Thousands of women participated in the civil disobedience movement. वो सड़कों पे आ गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उन्हें एक आवाज़ दी थी, एक पुकार दी थी कि अपने देश के लिए माँ बनो, अपनी देश के लिए कुछ करो। तो सड़क पे आ गई थी काफ़ी औरतें, बल्कि जेल भी गई, उन्होंने प्रोटेस्ट में भी पार्ट लिया, लिकर शॉप्स भी पिकेट की। हाउएवर जस्ट लाइक द फर्स्ट चैप्टर, वुमेन के पार्टिसिपेशन का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। आफ्टर द मूवमेंट उनको बोला गया भाई घर जाओ चाय वाय बनाओ, और उनको कांग्रेस पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन एक भी औरत को नहीं दी गई। बट एनीवेज दे डिड पार्टिसिपेट, तो एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब मेन चीज आता है, जब इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो व्हाई डिड इट फेल, है ना, हमें इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली 1930 में? तो गाइज इसके 2 मेजर लिमिटेशंस थे ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला लिमिटेशन आया इन द फॉर्म ऑफ दलित्स, ठीक है, दलित्स या लोअर कास्ट, ठीक है। कि तो क्या हुआ कि दलित लीडर्स, अच्छा मैं पहले समझाती हूँ। आपको पता ही है हमारे इंडिया में काफ़ी भयंकर कास्ट सिस्टम था, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट, ऑल ऑफ दैट, है ना। गांधी जी बहुत टाइम से बोलते थे कि लोअर कास्ट हमारे लिए हरिजन है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, जो काम वो करते हैं जैसे बाथरूम को साफ करना, बाल काटना, जानवर की खाद से लेदर बनाना, ये सब अच्छा काम है, मतलब इस काम में कुछ बुराई नहीं है। बट और उन्होंने कहा, और गांधी जी इसी तरीके से लोगों की सोच बदल के जो है देश को सुधारना चाहते थे। बट कुछ लीडर जो दलित लीडर्स थे जैसे बी आर अम्बेडकर, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बोला कि देखो लोगों का दिमाग तो बदलने में सालों साल लग जाएंगे, अभी दलित इमेंसिपेशन, दलित फ्रीडम तभी हो पाएगा जब हमको पॉलिटिकल लिबरेशन मिलेगी, जब हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगी, ठीक है, उनका ये कहना था। एंड दैट इज वाई द दलित स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब प्रोविंशियल इलेक्शंस में, स्टेट के इलेक्शन में जहां पर दलित्स की मेजॉरिटी है, तो वहां पर ओनली दलित्स शुड स्टैंड अप फॉर इलेक्शन एंड ओनली दलित शुड बी अलाउड टू वोट।
इसको बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि भाई लेटर से कि मैं मेरठ जिला में रहती हूँ, यहाँ दलित बहुत ज़्यादा है, तो भाई सिर्फ हमको अलाउड होना चाहिए वोट करने को और सिर्फ दलित को ही खड़ा होना चाहिए इलेक्शंस में। इस तरीके का उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। बी आर अम्बेडकर ने खुद की एक पार्टी भी बनाई, एक एसोसिएशन भी बनाया कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। गांधी जी इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिमांड है बहुत ही खराब है, क्योंकि ये हमारे देश को इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले ही अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। तो ही वेंट ऑन फास्ट अंटिल डेथ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम जो हो इस डिमांड को वापस नहीं लेते थे। फाइनली पूना पैक्ट साइन होता है इन सितंबर 1932। A Pune Pact is signed between B.R. Ambedkar and Gandhi जी, and after that signing reserved constituencies की डिमांड वापस ले ली जाती है। लेकिन what is promised to the Dalits कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आपको रिजर्वेशन देंगे, जो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है, सॉरी सेपरेट इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रॉमिस किया गया है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, जो आजकल होता है कि वोट सबको लोग कर सकते हैं जहां पर दलित मेजोरिटी है, पर खड़े सिर्फ दलित हो सकते हैं। एवरीवन कैन वोट बट खड़े यहाँ पर सिर्फ दलित होगा, जो आजकल होता है ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड वापस लो एंड वी विल प्रॉमिस यू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर। अब दूसरा बड़ा लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट वाज मुस्लिम्स। एक्चुअली इस बार का इलेक्शन भी कुछ ऐसे ही था। मुस्लिम्स एंड दलित्स हैव चेंज्ड द एंटायर इलेक्शन का रिजल्ट, है ना। तो उस टाइम भी कुछ ऐसे ही था, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फेल हो गया। तो मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस से काफी एलियनेटेड फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो उनके बारे में सोच रहा हो, स्पेशली इसलिए क्योंकि कांग्रेस में काफी सारे जो हिंदू पार्टीज थी, जैसे हिंदू महासभा, ये जयशंकर, ये जो लीडर्स थे जो काफी हिंदुत्वा में बिलीव करते थे, वो कांग्रेस के पार्ट बन गए थे। ठीक है, तो एक मुस्लिम लीग करके पार्टी काफी पॉपुलर हो गई थी, जिससे मुस्लिम्स और कनेक्ट कर पा रहे थे। तो मुस्लिम्स ने डिमांड की अगेन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। इस बात के लिए जयशंकर, मिस्टर जयशंकर जो हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ये डिमांड हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और एलियनेट हो गए। उन्हें ये लगने लग गया कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल भी गई ना, तो हम इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजन्स होंगे, है ना, हमको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। एंड फिर इवेंचुअली ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से हमारा बंटवारा भी होता है। ठीक है, तो इट अपीयर्ड मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न दैट मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी हो जाएगी और उनका जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात भी की इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब, तो इसके लिए मिस्टर जयकर जो है महासभा ने मना कर दिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से। एंड दैट इज वाई मुस्लिम्स ऑल्सो did not participate in the movement, did not participate, बल्कि कह सकते हो कि इससे जो है आपके दो मेजर ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, दलित्स और मुस्लिम्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, सो दैट इज द एंटायर चैप्टर। तो अभी आज हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मेनली पढ़ा, जो 1930 में एक तरीके से लॉन्च किया जाता है बाय गांधी जी, स्टार्टिंग विद द डांडी मार्च। लेकिन ये मूवमेंट जो है वापस से कॉल ऑफ कर दिया जाता है आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय लॉर्ड अर्विन। इट इज लॉन्च्ड अगेन इन 1932, बट उसके बाद इतना वो मोमेंटम नहीं गेन करता। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एक तरीके से खत्म हो जाता है ना, कि भाई उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल ऑफ दैट इज नॉट देयर इन योर चैप्टर। ये तरीका है इस चैप्टर में ये बताने का कि ये जो दो बड़े मूवमेंट्स थे, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स के थ्रू लोग जो है अपनी लोकेलिटी के बारे में सोचना बंद कर दिया और पूरे देश के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आई इन मूवमेंट्स के वजह से, है ना। तो चैप्टर भी इस बारे में इसलिए नहीं, दो मूवमेंट्स के बारे में आपको बता रखा है। अगले चैप्टर, अगले सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि सिर्फ वॉर से और मूवमेंट से राष्ट्रवाद की भावना नहीं आती, कल्चर से, सिंबल से, फ्लैग से, गानों से भी राष्ट्रवाद की भावना आती है, रोमांटिसिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो इंडिया में वो रोमांटिसिज्म कैसे आया, किस तरीके के गाने गाए गए, किस तरीके से कस्में वादे दिए गए, जिससे हमारे अंदर भी एक प्रेरणा आई कि हमें ब्रिटिशर से आजादी चाहिए। शुरुआत करते हैं विद द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो एज आई टोल्ड यू, हम लोगों को, इंडियंस को
यूनाइट किस चीज ने किया? यूनाइट एक चीज ने किया कि हम सब ब्रिटिशर्स से नफरत करने लगे थे। ब्रिटिशर्स ने हमें किसी ना किसी तरीके से बहुत परेशान किया था, तो हम सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट हो गए। बट देखो, हेट्रेड कैन नॉट बी द रीजन दैट यू स्टे टुगेदर। हेट्रेड कैन बी द रीजन दैट यू कम टुगेदर, कि हम दोनों इससे नफरत करते हैं, चल दोस्त बन जाते हैं। पर वो दोस्ती लंबे लंबे सालों तक तभी टिकी रहेगी अगर आपको एक दूसरे के बारे में प्यार है, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ एग्जैक्टली इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो इतने अलग थे, अलग अलग शहरों में रह रहे थे, अलग अलग रिलीजन था, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लैंग्वेजेस थी, ऐसे लोगों में कैसे राष्ट्रवाद की भावना आई, कैसे उनको ये फील हुआ कि वो एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, एक ऐसे टाइम में जब इंडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ना इंडिया की बाउंड्री, ना इंडिया का कॉन्सेप्ट। तो कैसे लोगों के अंदर ये भावना आई कि वो लोग एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। वन डज नॉट सिंपली कंस्ट्रक्ट अ नेशनल आइडेंटिटी, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में काफ़ी प्रोसेसेस जो है इन्वॉल्व थे, जैसे कल्चरल प्रोसेसेस, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इनके बारे में हम आप पढ़ने वाले हैं ना। अगर आपको पहला चैप्टर याद है तो हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा था एलिगरी का। अगर कुछ आपको एलिगरी का कॉन्सेप्ट याद है, एलिगरी में हमने देखा कि जो चीजें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम, जैसे भगवान है ना, भगवान हम हमारे चारों तरफ है। वैसे तो हमें भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए, होनी चाहिए, है ना, चारों तरफ है भगवान, बट हम उन्हें मूर्ति की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि उससे हम उनको देख के हम एक कनेक्शन बना पाते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसे आसपास भगवान है, ऐसे नहीं उनका दिमाग चलता। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, जब मैं मूर्ति देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए भगवान है। वैसे ही नेशन भी एक ऐसी चीज है जिसको आप देख तो सकते नहीं, और सोचो राष्ट्र बना भी नहीं है, बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एलिगरी का इस्तेमाल होता है जहां रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन, है ना। सो फॉर एग्जांपल लॉ की बात करें, कानून की बात करें, तो क्या है कानून? बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। तो उसको एक ऐसी औरत की तरह दिखाया जाता है जिसकी आंख पे पट्टी लगी हुई है। और वैसे ही इंडिया का एक इमेज, एक एलिगरी दर्शाया गया थ्रू द फिगर ऑफ भारत माता। भारत माता की जय बोलते ही आपके अंदर पेट्रियोटिज्म जो है उमड़ उमड़ के आता होगा, राइट। वैसे ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय was one of the first people to have given the concept of भारत माता। ये भारत माता के बाद उन्होंने फिर एक सॉन्ग भी निकाला कॉल्ड वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बंगाल का जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें लड़ रहे थे, तो ये गाना गाया गया जिससे लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिक भावना आए। और आज भी अगर वंदे मातरम कहीं बज रहा होगा ना, तो आप बस खड़े होकर सुनने लगोगे और ऐसा ना देश से प्रेम सा आता है ना, वो फीलिंग आती है, वही है नेशनलिज्म, राइट। तो ये वंदे मातरम 1870s में इतना पॉपुलर हुआ कि लेटर ऑन उनकी जो किताब थी आनंदमठ, उसमें भी वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तरह एक और पेंटर थे अबिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ये फेमस इमेज दिखाई भारत माता की। भारत माता को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता था लोगों के सामने। तो यहाँ पर भारत माता को दिखाया है एज असेटिक। असेटिक मतलब ब्रह्मचारी, बिल्कुल शुद्ध, है ना, प्योर, राइट, काम, कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल, राइट। इनको देख के ऐसा लगता है कि सच में ये माँ है। जितनी प्योर एक माँ और बच्चे के बीच में प्रेम होता है, इतना ही प्योर भारत माता और हमारे बीच में प्रेम है। उस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है अबिंद्रनाथ टैगोर की भारत माता को। कुछ लोगों ने भारत माता को इस तरीके से भी दिखाया कि भाई उनके हाथ में तिरंगा है और एलिफेंट और लायन के पास खड़ी है, अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, है ना। पावर है लायन में, अथॉरिटी है एलिफेंट और लायन में। तो उसी तरीके से भारत माता में भी पावर और अथॉरिटी है ना। त्रिशूल लेके वो खड़ी हुई है जैसे दुर्गा माता खड़ी होती है। पीछे जो है वो कमल पे बैठी है, वीणा बजा रही है जैसे सरस्वती और लक्ष्मी माता हो। तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि देखो ये जो भारत माता के इमेजेस है, ये वाला इमेज फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कि सारे रिलीजियस ग्रुप्स को ये कनेक्ट रिलेटेबल होगा? तो आप कहोगे नहीं, मे बी हिंदूज को ज्यादा रिलेटेबल है क्योंकि हिंदू की देवी की तरह दर्शाया गया है ना यहाँ भारत माता को। तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से भारत माता को दर्शाया करते थे, और ये इसीलिए होता था जिससे लोगों के अंदर एक भावना है राष्ट्रवाद की, ठीक है। तो उस तरीके से अब यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाया गया है विद द प्रिंट ऑफ भारत माता ऑन द बुक, ठीक है। तो
तो ही इज ऑल्सो शोन विद भारत माता. अब अनदर वे थ्रू विच नेशनलिज्म वॉज इनकलकेटेड, है ना, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में लाई गई, वॉज थ्रू इंडियन फोकलोर. फोकलोर क्या होता है? फोकलोर होता है लोकल कहानियां. जैसे आप किसी गाँव चली जाओ तो आपको पता होगा यार कहानियां कि गाँव कैसे बसा था. एक दिन हनुमान जी ऐसे जा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कमल का फूल गिरा दिया था, जो फिर ये गाँव में बस गया, मंदिर में बस गया, मंदिर बसा तो गाँव बसा. इस तरीके की जो लोकल कहानियां होती है वो किसी भी जगह का रियल कल्चर आपको देती है. तो हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, राष्ट्रवाद थे, नेशनलिस्ट थे, वो इंडियन फोकलोर स्टोरीज लिखने लगे और किताबों में लाने लगे, जिससे लोगों को इंडिया का रियल कल्चर के बारे में पता चले. क्योंकि इंडिया का रियल कल्चर अमीर घरों में नहीं है या फिर बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गाँवों में है ना. तो द आइडिया वॉज दैट इन फोकलोर में वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर नेशनल आइडेंटिटी, आवर आइडिया ऑफ शेयर्ड कल्चर. जब हमारा एक शेयर्ड कल्चर और आइडेंटिटी बनेगा तब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी. इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पूरा मूवमेंट चलाया टू रिवाइव फोक कल्चर, जो हम भूल गए उसको वापस लाने का. वैसे ही साउथ में मद्रास में नतेशा शास्त्री जी ने एक किताब लिखी, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जो 4 वॉल्यूम्स की थी, जिसमें साउथ इंडिया की सिर्फ अलग अलग कहानियां थी. जैसे रामायण हो गई. अब पता है रामायण कहानी हमें लगती है एक है, बट ऑलमोस्ट 105 115 पता नहीं कितनी रामायण के अलग अलग वर्जन्स है अक्रॉस द कंट्री. tells you a huge folk history of our country, है ना, कि कहानी राम जी की है बट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से सुनाई गई है. राइट. अब अनदर वे थ्रू विच पीपल वर यूनाइटेड वर थ्रू सिंबल्स एंड फ्लैग्स. तो ये फ्लैग जो है, जैसे अगर आप तिरंगा फ्लैग अभी देखते हो ना ऊपर जाते हो, आप एकदम से अपना सर हाथ ऐसे करते हो, क्यों? क्योंकि उस फ्लैग से आप और आपका पड़ोसी और वो अंडमान एंड निकोबार एंड नेपाल कह रही हूँ. आज तो ये माइक बहुत गिर रहा है, एक सेकंड इसको ना ठीक से लगा देते हैं, है ना. अंडमान एंड निकोबार का बंदा खड़ा है, वेस्ट बंगाल का बंदा खड़ा है, तमिलनाडु का बंदा खड़ा है, दिल्ली के खड़े हो, आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, पर वो जब वो तिरंगा ऊपर जाता है तो सबके हाथ ऊंचे होते हैं. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सिंबल्स कैन मेक यू फील पेट्रियोटिक. राष्ट्रवाद की भावना आएगी आपके अंदर. वैसे ही उस टाइम ट्राई कलर फ्लैग्स काफी पॉपुलर हुए फॉर आवर कंट्री. द फर्स्ट फ्लैग दैट वाज पुट फॉरवर्ड वाज इन 1906, जब बंगाल मूवमेंट चला था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ये तिरंगा है, ग्रीन, येलो एंड रेड. यहाँ पर 8 लोटसेस है जो इंडिया के उस टाइम के 8 प्रोविंसेस या 8 स्टेट्स को दर्शाते हैं. एक चांद है और सूरज भी है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाता है. ठीक है. वैसे ही गांधी जी ने भी एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया था, जो इट्स वेरी सिमिलर टू द फ्लैग दैट वी यूज नाउ. ऑरेंज फॉर हिंदू, ग्रीन फॉर मुस्लिम्स, और बीच में चरखा उन्होंने डाला था टू शो सेल्फ रिलायंस, कि हम आत्मनिर्भर है ना. और आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखोगे हमारे फ्लैग्स काफ़ी बार बदले, पर हर बार फ्लैग्स का सिर्फ एक ही मकसद होता था कि लोगों को यूनाइट किया जाए, लोगों को एक डट किया जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. अनदर वे कि राष्ट्रवाद ने लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना लाए वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. इसका क्या मतलब हुआ? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए ना तो ब्रिटिशर्स बड़े होशियार थे. उनको पता था कि इंडियंस को दबाने का एक ही तरीका है, इंडियंस को फील कराओ, उनको अपने आप से ही शर्म कराओ, उनको फील कराओ कि उनका खुद का इतिहास, उनका खुद का हिस्ट्री कितना खराब है. जब वो ब्रिटिशर्स की तारीफ करने लगेंगे, ब्रिटिशर्स को कॉपी करने लगेंगे, अपना कल्चर भूल जाएंगे, तब हमने असली जीत पा ली. और ब्रिटिशर्स ने असली जीत पा भी ली थी. बहुत सारे इंडियन यूथ जो है इंडियन वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने लग गए थे, वेस्टर्न स्टाइल ईटिंग करते थे, अपने ही इतिहास और अपने ही संस्कार और कल्चर को धुतकारते थे. ये तो आज भी हम देखते हैं बहुत सारे घरों में कि शुद्ध हिंदी में लोग नहीं बोलेंगे, अपने लोकल भाषा में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो उसको फैंसी समझा जाता है, मोर एजुकेटेड समझा जाता है ना. ये उसी का कॉलोनियल हैंगओवर कहलाया जाता है ये. बट एनीवेज, तो फिर ऑब्वियसली हमारे राष्ट्रवाद को पता था कि जब तक हम लोगों के अंदर एक गर्व नहीं लाते अपने देश के प्रति, अपने देश के इतिहास और कल्चर के प्रति, तब तक लोगों के अंदर वो राष्ट्रवाद वाली भावना नहीं आएगी. तो द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज टू टॉक अबाउट आवर हिस्ट्री, आवर आर्ट एंड कल्चर. कितने अमेजिंग थे हम ट्रेड में, लॉ में, फिलॉसफी में, रिलीजन में, है ना. कितनी सारी चीजें इंडिया की धर्म और जन्मभूमि से निकल के पूरी दुनिया तक पहुंची है. व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यार हिस्ट्री सो रिच. आपको नहीं लगता जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो कि यार क्या ही हिस्ट्री थी हमारी, है ना, क्या ही अचीवमेंट्स थे हमारे. दैट इज व्हेन पीपल स्टार्टेड हैविंग दिस स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी टुवर्ड्स देयर कंट्री.
ठीक है, दैट्स इट, इतना ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई इंडियन नेशनलिस्ट ने लोगों के बीच में, कैसे राष्ट्रवाद की भावना वो लाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इमेज बोलते हैं, इमेज ऑफ भारत माता के थ्रू। दूसरा आप लोग बोल सकते हो फ्लैग्स एज सिंबल्स। तीसरा आप बोल सकते हो फोकलोर का रिवाइवल, है ना, यूज ऑफ फोकलोर। और चौथा है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सब हेडिंग्स हमेशा लिख लिया करो हर टॉपिक के किताब में ही, तो आपको पता है कि भाई इस आंसर में ये 4 पॉइंट्स आने, उसके अंदर हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। दैट इज इट, योर चैप्टर इज डन, डनाडन डन, है ना। अब जल्दी से होमवर्क क्वेश्चंस कर लेते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग रोट वंदे मातरम? द 8 लोटसेस इन फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट वो क्या रिप्रेजेंट करता है?